अगर आपको हमारी कहानियों में मज़ा आया और आप ऐसी और जादुई दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो देर किस बात की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफ़र का हिस्सा बने। हर कहानी को लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस खुशी को फैलाएं। आपके कमेंट हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो अपनी राय ज़रूर दें। दोपहर 4 बजे नैना गुप्ता समूह से घर लौटी। वह आदित्य शर्मा से लग्जरी मोटर्स शोरूम के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन साहिल घर पर नहीं था। जब मैंने आंटी शांति नौकरानी से पूछा तो पता चला कि साहिल राधिका सिंह से मिलने गया था और उसने राधिका सिंह को फ़ोन किया। बस कुछ शब्दों की बातचीत के बाद राधिका सिंह ने कहा कि वह आदित्य शर्मा से ठग ली गई। नैना गुप्ता हंसते हुए बोली, क्या स्थिति है? हमारे परिवार की सबसे बुद्धिमान सलाहकार ठग ली गई। ये रोचक है। बड़ी दीदी, तुम अभी भी हंस रही हो। ये बदमाश साहिल अब और भी चालाक हो गया है। उसने मेरे साथ भावनात्मक कार्ड खेला, वरना मैं कैसे ठग सकती थी? राधिका सिंह ने उदास होकर कहा, हाँ, मेरे परिवार की सलाहकार की भावनाओं में कमजोरी है, लेकिन वह साहिल से कैसे ठग गई? इस मामले की जांच होनी चाहिए। नैना गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, क्या हम अभी भी बात कर सकते हैं? बिल्कुल बात करनी है। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, साहिल ने तुम्हें कैसे ठगा? अरे, अगर तुम एक लापरवाह कदम उठाते हो तो साहिल ने इसका फायदा उठाया। हमारा छोटा भाई वाकई एक बंदर की आत्मा है। राधिका सिंह ने आह भरी और सब कुछ बता दिया, जिसमें स्टारलाइट प्रोडक्शंस कंपनी भी शामिल थी। ये सुनकर नैना गुप्ता हैरान रह गई। क्या साहिल ने स्टारलाइट प्रोडक्शंस कंपनी खरीद ली? कैसा है? उम्मीद नहीं थी ना बड़ी दीदी। हमने स्टारलाइट प्रोडक्शन से कई बार बात की, लेकिन बात नहीं बनी। उस समय तुम गुस्से में थी और बोली थी कि अगर नहीं हुआ तो हिंसा का इस्तेमाल करेंगी, लेकिन जो हम नहीं कर सके उसने बिना किसी असफलता के संकेत के जीत लिया। यह अविश्वसनीय है। हम बड़ी दीदी, तुमने अभी ऐसा क्यों कहा? नैना गुप्ता ने अपना माथा छुआ और कड़वी मुस्कान दी। प्रिया, क्या तुम जानती हो मैं साहिल को इतनी जल्दी क्यों ढूंढ रही थी? क्योंकि साहिल ने समूह के लिए एक बड़ी समस्या हल की। उसने मरीन ड्राइव पर लग्जरी मोटर्स शोरूम खरीद लिया। क्या राधिका सिंह चौंक गई? उसने इसे कब हासिल किया? कल रात मैंने संजना रॉय से शोरूम के हस्तांतरण अनुबंध की जांच करवाए। ये रात 10 बजे हस्ताक्षरित हुआ था। नैना गुप्ता ने जवाब दिया। कल रात 10 बजे के बाद राधिका सिंह ने भौं से कुनी। क्या वह उस समय घर पर नहीं था? वह कब बाहर निकला? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि यह कल हस्ताक्षरित नहीं हुआ होगा। उन्होंने पहले बातचीत की होगी, वरना इतने कम समय में प्रक्रिया कैसे पूरी हो सकती थी? नैना गुप्ता ने विश्लेषण किया। ये बात सही है। राधिका सिंह ने सिर हिलाया और फिर पूछा, दीदी, क्या तुमने जांच की? उसने इसे कैसे हासिल किया? मैंने जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। नैना गुप्ता ने असहायता से मुस्कुराया। साहिल ने इसे बहुत गुप्त रूप से किया, कोई निशान नहीं छोड़ा। अगर मैंने आज आयशा को शोरूम में गुप्त रूप से नहीं भेजा होता और संयोग से साहिल से नहीं टकराई होती तो शायद हम अभी भी अंधेरे में होते। प्रिया, स्टार लाइफ प्रोडक्शंस का क्या हुआ? क्या साहिल ने तुम्हें कुछ बताया? राधिका सिंह ने कड़वी मुस्कान दी और कहा, क्या बात कर रही हो? मैं बस इसके बारे में पूछने वाली थी, लेकिन उसने मुझे ठग लिया। मैं अब हताश हूं और मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। ये सुनकर नैना गुप्ता ने आ भरी। प्रिया, ऐसा लगता है कि हमारा छोटा भाई उतना साधारण नहीं है जितना दिखता है। हम सब ने उसे कम आंका। तुम ऐसा क्यों नहीं कहती? राधिका सिंह ने मुंह बनाया। क्या तुम ही साहिल की जानकारी की जांच नहीं कर रही थी? उसके पास इतनी बड़ी क्षमता है और तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या तुम मुझे दोष दे रही हो? नैना गुप्ता ने परेशानी में अपना माथा छुआ। माँ ने मुझे उस समय उसकी जीवन स्थिति की जांच करने के लिए कहा था और मैंने विस्तार से जांच नहीं की। वास्तव में अब बहुत देर नहीं हुई है। प्रिया, क्या तुम चाहती हो कि मैं साहिल की जांच करूं? राधिका सिंह कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ गई। छोड़ो, पहले साहिल की जांच इसलिए की थी क्योंकि माँ उसकी चिंता करती थी। अब उसकी जांच करना क्या हुआ? अगर साहिल को पता चला तो वह सोचेगा कि हम उस पर विश्वास नहीं करते और उसे परिवार का हिस्सा नहीं मानते और वह दुखी होगा। साथ ही जब उसने मुझे अभी ठगा तो उसने अपने आत्मसम्मान और दबाव पर जोर दिया। अगर हम वास्तव में उसकी जांच करते हैं तो उसका आत्मसम्मान और भी चोटिल होगा। ये सुनकर नैना गुप्ता ने सिर हिलाया। मैंने भी इस पर विचार किया था, इसलिए मैंने जांच शुरू नहीं की, लेकिन हम इतने उलझन में नहीं रह सकते। यह नहीं कि मैं साहिल पर विश्वास नहीं करती, बल्कि मुझे चिंता है कि उसके साथ कुछ हुआ हो। तुम जानती हो, मुंबई उतनी शांतिपूर्ण नहीं है जितनी दिखती है। अगर साहिल अपनी प्रतिभा दिखाता है तो मुझे डर है कि कुछ लोग जो गलत इरादे रखते हैं उस पर हमला करेंगे। कौन हिम्मत करता है? राधिका सिंह ने अपनी भें उठाई और ठंडे स्वर में कहा, जो कोई मेरे भाई को छूने की हिम्मत करेगा मैं सबको नष्ट कर दूंगी। अरे, क्या स्थिति है? मेरी दूसरी दीदी कब इतनी दबंग हो गई? ये बिल्कुल विद्वान के चरित्र से मेल नहीं खाता। नैना गुप्ता ने मजाक किया।
क्या साहिल में इतना आकर्षण है? यह एक सौम्य और सुसंस्कृत व्यक्ति की दबंगता को प्रेरित करता है। राधिका सिंह का चेहरा लाल हो गया। बड़ी दीदी, तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रही हो। फिर से कहो मैं फोन काट दूंगी। फोन मत काटो। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रही। नैना गुप्ता मुस्कुराए। तुम सही कह रही हो। हमारे साथ उसकी रक्षा करने के लिए साहिल को कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें उसका रहस्य निकालने का तरीका ढूंढना होगा, वरना मेरा दिल हमेशा बिल्ली के खरोंचने जैसा महसूस करेगा और बहुत खुजली होगी। अरे, मैंने पहले ही एक तरीका सोच लिया है। राधिका सिंह ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाए और शरारत से मुस्कुराए। क्या तरीका है? जल्दी बताओ। यह आसान है, यानी दूसरों के तरीके को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। क्या उसने मुझे ठगने के लिए भावनात्मक कार्ड नहीं खेला? मैं भी उसे ऐसा ही एक गाना दूंगी और मैं एक बड़ा वाला चाहती हूँ। कैसे? 3 शब्द। सौंदर्य योजना। सौंदर्य योजना। प्रिया, तुम क्या करना चाहती हो? वह हमारा छोटा भाई है। सिर्फ कपूर एंटरटेनमेंट स्टूडियो से निकलने के बाद आदित्य शर्मा घर नहीं गया और स्टारलाइट प्रोडक्शंस ऑफिस की ओर ड्राइव किया। वैसे भी स्टारलाइट प्रोडक्शंस अब उसकी संपत्ति है और वह अध्यक्ष के रूप में अपना चेहरा दिखाना चाहता है। स्टारलाइट प्रोडक्शंस ऑफिस पहुंचने से पहले आदित्य शर्मा ने राकेश जैन को फोन किया और उन्हें दरवाजे पर लेने के लिए कहा ताकि परेशानी से बचा जा सके। थोड़ी देर बाद आदित्य शर्मा स्टारलाइट प्रोडक्शंस ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा। राकेश जैन दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। आदित्य शर्मा को आते देख राकेश जैन जल्दी से आगे बढ़े और उनके लिए कार का दरवाजा खोला। श्रीमान खन्ना, आप आ गए। राकेश जैन। आदित्य शर्मा ने राकेश जैन को देखा। वह लगभग 40 साल के थे, बहुत ऊर्जावान, चमकती आंखों के साथ, और एक नज़र में पता चलता था कि वह बहुत चतुर हैं। जब आदित्य शर्मा राकेश जैन को देख रहे थे, राकेश जैन भी आदित्य शर्मा को देख रहे थे। वह मन ही मन हैरान थे। ये श्रीमान खन्ना वाकई बहुत युवा हैं। उन्होंने स्टारलाइट प्रोडक्शंस को कैसे खरीदा? क्या ये कपूर एंटरप्राइजेस के रिश्ते की वजह से है? मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। पहले कपूर एंटरप्राइजेस ने पूर्व अध्यक्ष से कई बार बात की थी, लेकिन नहीं हो पाया। पूर्व अध्यक्ष ने यह भी खुलासा किया था कि वह कंपनी को कपूर एंटरप्राइजेस को हस्तांतरित नहीं करेंगे। इस तरह सोचते हुए श्रीमान खन्ना ने अपनी क्षमताओं पर भरोसा किया होगा। इतनी कम उम्र में उनके पास ऐसी क्षमता है। ये व्यक्ति निश्चित रूप से असाधारण है और मुझे उनकी अच्छी देखभाल करनी होगी। ये सोचकर राकेश जैन के चेहरे पर मुस्कान थी। श्रीमान खन्ना, कृपया जल्दी करें। मैंने कंपनी के कर्मचारियों को व्यवस्थित किया है और वे आपके निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आदित्य शर्मा ने हल्के से कहा। राकेश जैन ने दिलचस्पी दिखाई। और मेरे पास कोई निर्देश नहीं है। तुम उन्हें अपने काम पर वापस भेज सकते हो। मैं बस एक नज़र डालूंगा और थोड़ी देर में चला जाऊंगा। ये शब्द सिर्फ आकस्मिक थे, लेकिन आदित्य शर्मा के मन में ऐसा नहीं था। स्टारलाइट प्रोडक्शंस अब उनकी है, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से ध्यान देना होगा। लेकिन राकेश जैन ने जो व्यवस्था की थी उसे देखना दिलचस्प नहीं था। पर्दे के पीछे जो देखा वह सबसे वास्तविक था। हाँ ठीक है, मैं आपके लिए हूँ, कृपया। राकेश जैन एक तरफ हट गए और आदित्य शर्मा को अंदर जाने दिया। वे दोनों लॉबी से सीधे 5वीं मंजिल पर अध्यक्ष के कार्यालय में गए। इस प्रक्रिया के दौरान आदित्य शर्मा ने कंपनी के माहौल को भी देखा। बुरा नहीं, कपूर एंटरटेनमेंट स्टूडियो से ज्यादा बेहतर नहीं। कार्यालय में पहुंचकर आदित्य शर्मा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए। राकेश जैन आदित्य शर्मा के सामने खड़े थे। उन्होंने अपना सिर फोड़ा, घुमाया और दरवाजे की ओर आंख मारी। तभी एक लंबी और खूबसूरत महिला जो पेशेवर पोशाक में थी, एक कप कॉफी लेकर आए। श्रीमान खन्ना, कृपया कॉफी लें। सुंदरता ने कॉफी को मेज पर सम्मानपूर्वक रखा। आदित्य शर्मा ने सुंदरता को देखा और पूछा, आप कौन हैं? राकेश जैन ने जवाब दिया, श्रीमान खन्ना, यह आपकी निजी सचिव है। मैंने आपके लिए इसका इंतजाम किया है। क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया। मन में सोच रहे थे, ये राकेश जैन का दिल बहुत वास्तविक है। मैंने सुबह ही कंपनी स्वीकारी और दोपहर में मेरे लिए सचिव का इंतजाम कर दिया, और वह भी नहीं। ठीक है, अगर उसका कोई बाहरी मन नहीं है तो वह एक अच्छा खिलाड़ी होगा। आपका नाम क्या है? आदित्य शर्मा ने सुंदरता को देखा और पूछा। श्रीमान खन्ना को जवाब, मेरा नाम सानवी देसाई है। सुंदरता ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। बोलते समय उसका चेहरा थोड़ा शर्मीला था और यह देखा जा सकता था कि उसने अभी अभी काम शुरू किया था। सभी देसाई ये नाम सुनकर आदित्य शर्मा ने अनजाने में अपनी बहन ली। उन्हें लगा कि यह नाम परिचित लगता है, लेकिन वह इस नाम से संबंधित किसी व्यक्ति को याद नहीं कर सके। कुछ सेकंड सोचने के बाद आदित्य शर्मा हल्के से मुस्कुराए। यह एक अच्छा नाम है, सुनने में अच्छा लगता है, तो तुम भविष्य में रह सकती हो। धन्यवाद श्रीमान खन्ना। सानवी देसाई बहुत उत्साहित थी और बार बार सलाम करती रही। राकेश जैन मुस्कुराए और बोले, श्रीमान खन्ना, आपकी तारीफ करते हैं। आपको भविष्य में श्रीमान खन्ना की अच्छी सेवा करनी होगी और कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
समझी? हाँ राकेश जैन। राकेश जैन ने सिर हिलाया, फिर आदित्य शर्मा को मुस्कान के साथ देखा। श्रीमान खन्ना, आपके और क्या निर्देश हैं? कोई बात नहीं, आदित्य शर्मा ने हल्के से कहा। कर्मचारी सूची और कंपनी के कलाकारों की जानकारी लाओ, मैं देखना चाहता हूँ। राकेश जैन के साथ जाकर इसे लाओ। इसे लेने के बाद राकेश जैन अपनी जगह पर वापस जाएं। मेरी चिंता मत करो। ठीक है, राकेश जैन ने सिर हिलाया। सान्वी मेरे साथ आओ। हाँ, सान्वी देसाई ने जवाब दिया और राकेश जैन के पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद सान्वी देसाई दस्तावेजों का एक ढेर लेकर वापस आए। श्रीमान खन्ना, यह वह जानकारी है जो आप चाहते थे। ठीक है, मुझे दे दो। आदित्य शर्मा ने जानकारी ली और धीरे धीरे पढ़ने लगे। सभी देसाई एक तरफ खड़ी थी। उसने अपना सिर नीचे किया और दोनों हाथों से अपने कपड़ों के कोने को कसकर पकड़ लिया। वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। साथ ही वह चुपके से आदित्य शर्मा को देखती रही और उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या ये हो सकता है? शायद इतना संयोग नहीं होगा, लेकिन यह वाकई बहुत समान है। खासकर वे आंखें जो बचपन में बिल्कुल वैसी ही थी। क्या मुझे पूछना चाहिए? छोड़ो, मैं अब एक सचिव हूं और अगर मैं पूछूंगी तो लोग सोचेंगे कि मैं धोखा दे रही हूं और इससे खराब छाप पड़ेगी जो मुश्किल होगी। भविष्य में जब सही अवसर मिलेगा तब पूछूंगी। तुम मुझे क्यों चुपके से देख रही हो? आदित्य शर्मा ने सिर घुमाया और सान्वी देसाई को मुस्कान के साथ देखा। हाँ, सान्वी देसाई ने अनजाने में चिल्लाया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने सिर नीचे कर लिया, लगभग अपनी गर्दन में सिकुड़ गया। नहीं, कुछ नहीं, सही माफ करें श्रीमान खन्ना। हाँ, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम माफी क्यों मांग रही हो? आदित्य शर्मा हंसे। इस साल तुम जैसी शर्मीली लड़कियां वाकई कम है। क्या तुमने अभी अभी काम शुरू किया है? सभी देसाई ने शर्मीले ढंग से सिर हिलाया। मैं इस साल ही स्नातक हुई हूं और यह मेरा पहला काम है। श्रीमान खन्ना, चिंता मत करें, मैं अच्छा काम करूंगी। सभी देसाई को डर था कि आदित्य शर्मा उसे काम के अनुभव की कमी के कारण निकाल देंगे, इसलिए उसने जल्दी से वादा किया। घबराओ मत, मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हें निकालने जा रहा हूं। आदित्य शर्मा मुस्कुराए। वास्तव में यह मेरा पहला मौका है जब मैं अध्यक्ष बना हूं और मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं है। आइए हम साथ मिलकर मेहनत करें। आदित्य शर्मा के शब्द सुनकर सान्वी देसाई ने आश्चर्य से अपनी खूबसूरत आंखें झपकाए और मन में कहा, वह इतने दयालु हैं और उन्होंने मेरा दिल हल्का करने के लिए मजाक भी किया। सान्वी देसाई ने सोचा कि आदित्य शर्मा उसका दिल हल्का कर रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि आदित्य शर्मा सच बोल रहे थे। घबराओ मत, तुम्हें मुझे बहुत ऊंचा या खुद को बहुत नीचा नहीं समझना है। बस हमें दोस्तों की तरह मानो और बस बात करो। हाँ, सान्वी देसाई ने शर्मीले ढंग से सिर हिलाया। आदित्य शर्मा मुस्कुराए और पूछा, तुमने किस विश्वविद्यालय से स्नातक किया? तुम कहाँ की हो? ये सुनकर सान्वी देसाई बहुत उत्साहित हो गई। उसने मन में कहा, मुझे मौका मिला, मैं जवाब दूंगी। जब ये खत्म होगा मैं उनसे पूछूंगी तो मुझे पता चलेगा कि क्या वह वही व्यक्ति है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। मैंने जिन्हाई विश्वविद्यालय से स्नातक किया और मेरा परिवार फंगलैंड शहर में है। आदित्य शर्मा ने यह सुनकर आश्चर्य से कहा, तुम फंगलैंड शहर की हो? ये तो बहुत संयोग है, मैं भी वहां का हूं। आदित्य शर्मा के शब्द सुनकर सान्वी देसाई और भी उत्साहित हो गई। श्रीमान खन्ना, तो आप फंगलैंड शहर के हैं? बजा तभी आदित्य शर्मा का फोन बजा। उसने इसे उठाया और देखा कि यह काव्य शर्मा का फोन था। मैं एक कॉल लेता हूं। आदित्य शर्मा ने फोन लिया और खिड़की की ओर चला गया। हाय आनंद दीदी, क्या तुमने मुझे इतनी जल्दी मिस किया? छोटा घमंडी कौन तुम्हें मिस करता है? तुम अब मेरे पास आओ, मैं शर्त पूरी करना चाहती हूँ। तुम्हें 1 घंटा देती हूँ, जल्दी करो, देर नहीं होनी चाहिए, पता तुरंत भेज दूंगी। ये कहकर दया चोपड़ा ने फोन काट दिया। हाँ, बहुत जल्दी है। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। डिंग, टेक्स्ट मैसेज आया। आदित्य शर्मा ने टेक्स्ट मैसेज खोला और देखा कि पता उपनगर में था। यहाँ से ये 30 की.मी. से ज्यादा था। कमाल है, इतना दूर और मुझे सिर्फ 1 घंटा दिया और मैं ट्रैफिक जाम में फंस जाऊंगा। काव्य शर्मा, तुम बहुत नीच हो। नहीं, मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आदित्य शर्मा ने फोन उठाया और जाने वाला था। सभी देसाई ने जल्दी से पूछा, श्रीमान खन्ना, आप कहाँ जा रहे हैं? ओह, मुझे जल्दी में बाहर जाना है। आज तुमसे बात करके बहुत मजा आया। अगली बार बात करेंगे, बाय। ये कहकर आदित्य शर्मा तेजी से कार्यालय से बाहर चला गया। खन्ना, सान्वी देसाई ने आदित्य शर्मा की पीठ को देखा और बहुत निराश महसूस किया। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, तुम फंगलैंड शहर के कहाँ से हो? क्या तुम वाकई वही हो? स्टारलाइट प्रोडक्शन से निकलने के बाद आदित्य शर्मा ने केन को उपनगर की ओर ड्राइव किया और उसे मिलने वाले लाभ को उड़ने नहीं देना था। शाम 5 बजे के बाद था और यह व्यस्त समय नहीं था, लेकिन सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां थीं।
आदित्य शर्मा को काव्य शर्मा द्वारा दिए गए पते पर पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। यह एक स्वतंत्र 5 मंजिला लग्जरी बंगला था जिसका क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग मीटर था और सामने एक बगीचा था। आदित्य शर्मा ने कार को बंगले के प्रवेश द्वार पर खड़ा किया, माहौल को देखा और अपने आप से कहा, यह जगह शायद काव्य शर्मा का घर हो। मुझे अपने घर बुलाने का उसका क्या मतलब है? अरे कोई बात नहीं, बस शर्त का भुगतान करो। ये सोचकर आदित्य शर्मा कार से उतरा और बंगले के गेट पर आया। गेट बंद था। आदित्य शर्मा ने इधर उधर देखा और गेट के बाएं ओर दीवार पर एक वीडियो फोन देखा। वह आगे बढ़ा और वीडियो कॉल का बटन दबाया। थोड़ी देर बाद वीडियो जुड़ गया। यह एक नौकरानी की पोशाक में एक आंटी थी। क्या ये श्रीमान खन्ना है? हाँ, मैं हूँ, आदित्य शर्मा ने पूछा। क्या ये काव्य शर्मा का घर है? नौकरानी आंटी ने तुरंत जवाब नहीं दिया बल्कि नीचे देखा जैसे कि वह समय देख रही हो। 50 मिनट 32 सेकंड पास। कृपया अंदर आ, ये कहकर नौकरानी आंटी ने बटन दबाया। क्लिक के साथ दरवाजा खुल गया। आदित्य शर्मा ने हंस से कुड़े। ये तो बहुत खतरनाक था। अगर 2 मिनट और देर हो जाती तो मैं दरवाजे में भी नहीं घुस पाता। दया चोपड़ा, तुमने बहुत अच्छा खेला। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी शर्त कैसे चुकाओगी। ये कहकर आदित्य शर्मा ने दरवाजे में कदम रखा और बंगले के सामने आया। नौकरानी आंटी पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। आदित्य शर्मा को आते देख उसने अपना हाथ उठाकर आदित्य शर्मा को रोका। आंटी, इसका क्या मतलब है? आदित्य शर्मा ने पूछा। सुरक्षा जांच। क्या सुरक्षा जांच? आदित्य शर्मा हैरान रह गया। आंटी, मैं यहाँ सिर्फ घूमने आया हूँ, हवाई जहाज में चढ़ने नहीं। अभी भी सुरक्षा जांच क्यों है? यह मालकिन का इरादा है। अगर श्रीमान खन्ना सहयोग नहीं करते तो कृपया वापस जाएं। नौकरानी ने मशीन की तरह जवाब दिया। आदित्य शर्मा ने दांत पीसे। ठीक है, मैं सुरक्षा जांच से गुजरूंगा। काव्य शर्मा, बस मेरे लिए इंतजार करो, हम फिर मिलेंगे। नौकरानी ने देखा कि आदित्य शर्मा सहमत हो गए। उसने एक डिटेक्टर निकाला और आदित्य शर्मा पर स्कैन किया। अपना फोन, वॉलेट, कार की चाबी सब कुछ सौंप दें। आदित्य शर्मा ने कुछ नहीं कहा। उसने एक एक करके चीजें निकाली और दरवाजे के पास छोटी टोकरी में रख दी। सब कुछ निकालने के बाद आदित्य शर्मा ने अपने हाथ फैलाए। अब ठीक है। नौकरानी आंटी ने कुछ नहीं कहा। उसने डिटेक्टर लिया और आदित्य शर्मा के शरीर पर फिर से स्कैन किया। जब बेल्ट पर स्कैन किया तो डिटेक्टर ने बीप की आवाज की। आपकी कमर में क्या है? इसे निकालें। आदित्य शर्मा के दिल में इतना गुस्सा था जैसे ही वह नौकरानी आंटी पर हमला करने वाला था। उसने अचानक देखा कि नौकरानी आंटी एक फोन पकड़े हुए थी। लंबे समय तक नौकरानी आंटी ने कभी फोन नीचे नहीं रखा और उसने हमेशा कैमरे को उसकी ओर रखा। उसकी आंखें घूमी। आदित्य शर्मा समझ गया। आंटी, मेरी कमर में कुछ नहीं है, बस एक बेल्ट है। क्या आपको वह भी चाहिए? ये कहकर आदित्य शर्मा ने अपनी शर्त उठाने के बाद आदित्य शर्मा ने जानबूझकर कैमरे के सामने हिलाया। आंटी, आपको पहले से बता दूं कि मुझे बंधन पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अंदर कुछ नहीं पहना है। अगर आप जोर देती हैं तो कुछ भी खुल गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। नौकरानी आंटी एक पल के लिए हैरान रह गई और उसने अनजाने में अपने फोन की स्क्रीन को देखा। आदित्य शर्मा अब अपने अनुमान के बारे में और अधिक निश्चित था। हाय, आपके मतलब से आप इसे लेने की योजना बना रही हैं। ठीक है, मैं आपको दे देता हूं। ये कहकर आदित्य शर्मा ने अपनी बेल्ट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम मुझे रोको। तभी फोन से एक तेज आवाज आई। आदित्य शर्मा हंस पड़ा और नौकरानी आंटी का ध्यान न होने पर फोन छीन लिया। फोन पर एक नजर डालते ही कैमरे में वाकई काव्य शर्मा थी। हाँ, यानंद दीदी, इतना बचकाना खेल खेलना मजेदार है। कैमरे में काव्य शर्मा का चेहरा लाल हो गया। वह बोली, बदमाश, तुम क्रूर हो। हाय, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। आदित्य शर्मा मुस्कुराया। क्या एपेटाइजर तैयार है? अब मुख्य व्यंजन है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, ऊपर आओ, मैं 5वीं मंजिल पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। आदित्य शर्मा ने फोन नौकरानी आंटी को वापस किया। आंटी, कृपया मेरी चीजों का अच्छे से ध्यान रखें। जब मैं बाहर आऊंगा अगर कुछ भी गायब हुआ तो आपकी मालकिन को पछताना पड़ेगा। ये कहकर आदित्य शर्मा ने नौकरानी आंटी को नजरअंदाज किया और अंदर चला गया। सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर आदित्य शर्मा एक सांस में सीधे 5वीं मंजिल पर गया। 5वीं मंजिल का लेआउट बहुत अजीब था। वहां सिर्फ एक दरवाजा था जो सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर अकेला खड़ा था। ये कैसा पैटर्न है? ये काफी दुष्ट है। आदित्य शर्मा ने अपनी भें उठाई, दरवाजे के हैंडल को छुआ, धीरे से नीचे दबाया और दरवाजा खुल गया। ठीक है, कोई जाल नहीं है। आदित्य शर्मा ने सिर निकाला और कुछ भी असामान्य नहीं पाया, इसलिए वह अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद एक गलियारा था और गलियारे के अंत में एक कमरा था। आदित्य शर्मा ने दरवाजा खोला और अंदर गया। यह एक ड्रेसिंग रूम था। लेआउट बाथरूम ड्रेसिंग रूम जैसा था। यह क्या माजरा है?
आदित्य शर्मा ने भय से कुड़ी और आगे बढ़ा। ड्रेसिंग रूम के सबसे अंदर एक और दरवाजा था। क्या यह एक भूल भुलैया है? आदित्य शर्मा ने उदास होकर कहा। काव्य शर्मा ने अपने घर को इस तरह सजाया, बहुत असभ्य है। थोड़ा बड़बड़ाने के बाद आदित्य शर्मा ने फिर से दरवाजा खोला। खोलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक सफेद कोहरा उसकी ओर दौड़ा जिसने आदित्य शर्मा को डरा दिया। मैं जा रहा हूं। यह क्या भूत है? बदमाश, तुम आ गए। आदित्य शर्मा चौंक गया। यानंद दीदी, तुम कहाँ हो? मैं यहीं हूं। दया चोपड़ा हंसते हुए बोली। बदमाश, क्या तुम मेरी सच्चाई देखना नहीं चाहते? अगर तुम मुझे ढूंढ सकते हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। न केवल तुम देखोगे बल्कि मैं तुम्हें इसे अनुभव भी करवाऊंगी। आदित्य शर्मा की आंखें सिकुड़ गई। यानंदी दीदी, क्या तुम इतना बड़ा खेल खेलना चाहती हो? तुम्हें और बड़ा खेलना होगा। बदमाश, इस बार मैं अपनी गरिमा वापस लूंगी। तुम्हें 20 मिनट देती हूं। अगर तुम मुझे ढूंढ सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए तो 1 महीने के भीतर तुम मेरा नौकर बनोगे और जो मैं कहूंगी वह करोगे। हिम्मत है? दया चोपड़ा चिल्लाए। आदित्य शर्मा ने अपने सामने सफेदी को देखा और उसके दिल में थोड़ा संदेह था। मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ का माहौल क्या है। मुझे नहीं पता कि यह कितना बड़ा है। इसे कैसे ढूंढूं? ये सोचकर आदित्य शर्मा धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ा। वह पहले माहौल की खोज करना चाहता था और फिर फैसला करना चाहता था। लेकिन 10 कदम से ज्यादा चलने के बाद अचानक उसका बायां पैर खाली हो गया और उसका शरीर असंतुलित हो गया। सौभाग्य से आदित्य शर्मा की प्रतिक्रिया तेज थी। उसने अपने दाएं पैर से स्क्वाट किया और अपने हाथों को जमीन पर दबाया। यह क्या माजरा है? यहाँ गड्ढा क्यों है? रुको, क्या यह एक स्विमिंग पूल है? आदित्य शर्मा को तब समझ आया जब उसका बायां पैर पानी को छुआ। हाँ, ये स्विमिंग पूल है और मैं स्विमिंग पूल में हूँ। दया चोपड़ा हंसते हुए बोली। बदमाश भाई, मेरा स्विम सूट बहुत प्रभावशाली है। क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो? क्या ये वाकई इतना बड़ा है? अगर मैंने शर्त नहीं लगाई तो मैं मर्द नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं वाकई शर्त लगाता हूँ, इस माहौल में मैं जीत भी नहीं सकता। रुको, मेरे पास अभी भी सिस्टम है। मैंने आज सुबह दूसरी दीदी के साथ साइन इन करके 3 गिफ्ट पैकेज नहीं इस्तेमाल किए। सिस्टम, बाहर आओ, अब तुम्हें इस्तेमाल करने का समय है। आदित्य शर्मा काव्य शर्मा के निवास पर आया। मूल रूप से वह यहाँ सिर्फ शर्त लेने आया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि दया चोपड़ा इतना बड़ा खेल खेलेगी और उसने पूल में लुका छिपी का ये खेल निकाला। स्विमिंग पूल, स्विम सूट, सफेद कोहरा, यह माहौल, यह मूड आदित्य शर्मा के दिमाग में कई ले भरने से रोक नहीं सका। उसने एक क्लासिक मजाक के बारे में भी सोचा। जब तक तुम मुझे पकड़ सकते हो मैं तुम्हें हाँ करने दूंगी। इस तरह की उत्तेजना एक पुरुष इसे सहन नहीं कर सकता। हालांकि वह इसे सहन नहीं कर सका। इस सफेद कोहरे में काव्य शर्मा को ढूंढना अभी भी बहुत मुश्किल था। कोई रास्ता नहीं था। आदित्य शर्मा को अपना धोखाधड़ी सिस्टम निकालना पड़ा। सिस्टम, इस बार यह एक बड़ा खेल है और तुम्हें अपनी असली क्षमता दिखानी होगी। होस्ट, कृपया कहें, क्या मुझे इस तरह की चीज के बारे में बात करने की जरूरत है? तुम्हें मुझे एक धोखाधड़ी कौशल देना होगा और मुझे काव्य शर्मा को पकड़ने देना होगा। आदित्य शर्मा ने अपने हाथ रगड़े। उसे पकड़ने के बाद कहानी बहुत रोमांचक होगी। होस्ट के पास अब 3 छोटे गिफ्ट पैकेज हैं। वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के बाद होस्ट भौतिक पुरस्कारों को छोड़ सकता है और शारीरिक क्षमता बढ़ा सकता है। शारीरिक क्षमता बढ़ाएं। क्या यह उपयोगी है? क्या तुम मुझे कुछ परिप्रेक्ष्य या मानव मापने का जादू नहीं दे सकते? होस्ट द्वारा उल्लेखित कौशल सिस्टम में भी मौजूद हैं, लेकिन आपके 3 छोटे गिफ्ट पैकेज उन कौशलों को खोलने के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। कमाल है, आदित्य शर्मा ने उदास होकर कहा। मुझे पहले और गिफ्ट बैग बचाने चाहिए थे। अब क्या करूं? चिंता ना करें, होस्ट 3 छोटे गिफ्ट पैकेज भी आपकी वर्तमान समस्याओं को हल कर सकते हैं। होस्ट भौतिक पुरस्कारों को छोड़ सकता है, सुनने की क्षमता बढ़ा सकता है और सुनने और स्थिति निर्धारण का कौशल प्राप्त कर सकता है। जैसे ही लक्ष्य कोई हलचल करता है आप उसकी स्थिति को लॉक कर सकते हैं। सुनने और स्थिति निर्धारण रोचक। चलो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। भौतिक पुरस्कार छोड़ें, सुनने की क्षमता बढ़ाएं और 3 छोटे गिफ्ट पैकेज खोलें। डिंग होस्ट की सुनने की क्षमता में वृद्धि जोड़। डिंग होस्ट की सुनने की क्षमता में वृद्धि जोड़। डिंग होस्ट की सुनने की क्षमता में वृद्धि जोड़। सुनने और स्थिति निर्धारण की क्षमता प्राप्त गिफ्ट पैकेज पुरस्कारों का वितरण पूरा हुआ। होस्ट घोड़े पर सवार होकर दौड़े और आदित्य शर्मा हैरान रह गया। सिस्टम, तुम कब इतने मूर्ख बन गए? सिस्टम को चिढ़ाने के बाद आदित्य शर्मा ने अपना ध्यान केंद्रित किया और अपनी कानों का उपयोग करके काव्य शर्मा की आवाज का आकलन किया। इस समय काव्य शर्मा पूल के दूसरी तरफ लेटी हुई थी। आदित्य शर्मा के जवाब की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद आदित्य शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। अजीब, कोई आवाज क्यों नहीं है? क्या वह पीछे हट गया? नहीं, उस बदमाश का चरित्र ऐसा नहीं लगता जो मार डाले जाने पर पीछे हट जाए। हाय, क्या तुम अभी भी यहाँ हो? काव्य शर्मा चिल्लाए।
क्या तुम अभी भी शर्त लगाते हो? जैसे ही काव्य शर्मा की आवाज आई, आदित्य शर्मा के कान हिल गए और उसकी आंखों में चमक थी। वह मेरे बाएं सामने 2 बजे की दिशा में है। आदित्य शर्मा बहुत खुश हुआ। वह सुन सकता था। हाँ, तुम्हारी लोकेशन ढूंढना आसान है। रुको, अभी भी नहीं। मुझे अभी भी नहीं पता कि पूल कितना बड़ा है और मैं रास्ता नहीं देख सकता। अगर मैं इस तरह चलता हूं तो गलती से गिर जाऊंगा, और वह हमेशा एक जगह पर नहीं रहेगी। अगर वह अपनी स्थिति बदलती है तो मुश्किल होगी। उसे हर समय बोलने के लिए एक पूर्ण योजना बनानी होगी। कुछ सेकंड सोचने के बाद आदित्य शर्मा की आंखें चमक उठी। एक तरीका सोचकर आदित्य शर्मा वापस उसी रास्ते पर गया। वह ड्रेसिंग रूम में आया, एक साबुन की टिकियां ढूंढी और साबुन को कांच की गोलियों के आकार के छोटे टुकड़ों में काट लिया। तैयार होने के बाद आदित्य शर्मा फिर से वापस आया। इस बार जब वह वापस आया तो उसने अपने जूते उतार दिए। इस स्थिति में आदित्य शर्मा काव्य शर्मा को नहीं देख सकता था और काव्य शर्मा भी उसे नहीं देख सकती थी। जब तक वह अपनी आवाज को न्यूनतम रखता वह जीतने के लिए निश्चित था। हाहा, यानन दीदी बिल्ली और चूहे का खेल शुरू होने वाला है। आदित्य शर्मा हंस पड़ा, सावधानी से उसी स्थिति पर टटोला और फिर मुस्कान के साथ बोला, शर्त? इतनी अच्छी शर्त, मैं क्यों नहीं शर्त लगाऊं? जब काव्य शर्मा ने आदित्य शर्मा की आवाज सुनी तो उसने मुंह बनाया, छोटा रसिक, मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगे। हाँ, लेकिन इस बार तुम हार जाओगे। यह मेरा घर है और स्विमिंग पूल मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है। मुझे इस जगह की हर चीज पता है और मेरे पास स्थान का लाभ है। तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? आदित्य शर्मा ने मुस्कान के साथ कहा, यह जरूरी नहीं है। सफलता के लिए 3 कारक हैं। तुम सिर्फ स्थान का लाभ लेती हो और मैं समय, लोगों और लोगों का लाभ लेता हूं। जीतने वाला मैं ही हूं। बड़बोलेपन बंद करो। अगर तुम में दम है तो मुझे पकड़ो। दया चोपड़ा ने अपनी भौहें उठाई, फिर मुनि और पानी में गोता लगाया। जब आदित्य शर्मा ने काव्य शर्मा की पानी में तैरने की आवाज सुनी तो उसने मन में सोचा, उसने वाकई अपनी स्थिति बदल दी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पहले से ही तैयार था। इसलिए शाम 6:30 बजे राधिका सिंह घर लौटी। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुई, रिया वर्मा, राधिका सिंह और संजना रॉय भूतों की तरह बाहर निकली। 6 जोड़ी बड़ी आंखें सर्च की तरह सीधे राधिका सिंह को घूर रही थी। अरे, राधिका सिंह ने आश्चर्य से चिल्लाया और फिर गुस्से में बोली, तुम लोग क्या कर रहे हो? भूतों की तरह प्रकट होकर मुझे डरा दिया। दूसरी दीदी साहिल कहाँ है? राधिका सिंह ने राधिका सिंह की बात को नजरअंदाज करते हुए अधीरता से पूछा। रिया वर्मा और संजना रॉय ने भी अधीरता भरे चेहरों के साथ राधिका सिंह के जवाब का इंतजार किया। राधिका सिंह ने तीनों को देखा। तुम्हें बीमारी है? साहिल को ढूंढ रही हो तो मुझे क्यों रोक रही हो? उसे फोन करो। मैंने कई बार फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रिया वर्मा ने चिंतित होकर कहा। बड़ी दीदी ने कहा कि साहिल तुम्हारे साथ था। दूसरी दीदी, साहिल कहाँ है? राधिका सिंह स्तब्ध रह गई और उसने लिविंग रूम में बैठी नैना गुप्ता की ओर देखा। नैना गुप्ता ने कंधे उचकाए। मुझे मत देखो, उन्होंने अभी मुझे काफी परेशान किया। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें बताया कि साहिल दोपहर में तुमसे मिलने गया था और मैंने कई बार जोर देकर कहा कि साहिल 4 बजे के बाद तुम्हारी कंपनी से चला गया, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। ये सुनकर राधिका सिंह ने कड़वाहट भरी हंसी हंसी और बोली, तुम तीनों को क्या हो गया है? अब भी यकीन नहीं कर रही हो? हम मत सोचो कि मुझे नहीं पता, तुम और बड़ी दीदी दोनों साहिल के लिए योजना बना रही हो। तुमने जरूर साहिल को छिपाया है। जल्दी बोलो, साहिल कहाँ है? तान्या शर्मा ने नाराजगी से कहा। तान्या शर्मा अब जल्दी में थी। वह साहिल के लौटने का इंतजार कर रही थी ताकि वह उसकी परिधि बढ़ाने में मदद कर सके। जब से उसे सिस्टम मिला था, तान्या शर्मा ने कुछ नियमों का पता लगाया था। सिस्टम केवल तभी कार्य शुरू करता था जब साहिल आसपास होता था। इसके अलावा चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले, सिस्टम कोई हलचल नहीं करता था। अपने लिए तान्या शर्मा को साहिल को ढूंढना ही था। तान्या शर्मा के शब्दों को सुनकर राधिका सिंह की सुंदर आंखें सिकुड़ गई। उसने अपना हाथ उठाया और तान्या शर्मा के छोटे चेहरे को चुटकी में लिया। छोटी नन्ही, तुम विद्रोह करने जा रही हो? दूसरी दीदी से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? दूसरी दीदी, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तान्या शर्मा ने राधिका सिंह का हाथ पकड़ा और अजीब तरह से चिल्लाई। तुम्हें अभी भी दर्द का एहसास है? मुझे लगता है तुम्हें वाकई सबक सिखाने की जरूरत है, राधिका सिंह ने गुस्से में कहा। और तुम दोनों, तुम भी इस मस्ती में क्यों शामिल हो रही हो? अगर तुम्हें खुजली हो रही है तो सीधे बोल दो, मुझे तुम्हारी खाल और मांस ढीला करने में कोई आपत्ति नहीं। रिया वर्मा ने देखा कि राधिका सिंह गुस्सा हो रही है तो वह कुछ कदम पीछे हट गई। तान्या शर्मा के विपरीत, जो ना आसमान से डरती थी ना जमीन से, वह इन दोनों बहनों से काफी डरती थी। तीसरी दीदी, पीछे मत हटो। साहिल के लिए हमें सत्ता के खिलाफ हिम्मत से लड़ना होगा, तान्या शर्मा ने जोर से चिल्लाया। लेकिन कोई लेकिन वेकन नहीं।
हमें अपने खेमे को मजबूत रखना होगा वरना हम साहिल को खो देंगे। तान्या शर्मा ने उत्साह बढ़ाया। तीसरी दीदी मुझ पर भरोसा करो, तुम मैं और आयशा मिलकर जरूर बड़ी और दूसरी दीदी को हरा देंगे। ये सुनकर राधिका सिंह ने आयशा की ओर देखा। अरे तुमने एक खेमा बना लिया है। आयशा तुम भी इनके साथ शामिल हो गई हो। आयशा ने राधिका सिंह की चमकती आंखों को देखा और सहज रूप से काम गई। आयशा इस दूसरी चचेरी बहन को बहुत अच्छे से जानती थी। हालांकि कहा जाता है कि राधिका सिंह नैना गुप्ता जितनी ठंडी और दबंग नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा है और उसके तरीके बहुत तेज हैं। आयशा ने बचपन में राधिका सिंह के हाथों नुकसान उठाया था और उसे राधिका सिंह से नैना गुप्ता से ज्यादा डर लगता था। हाँ दूसरी दीदी, मैं आपकी दुश्मन बनने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? मैं इनसे अलग हूँ। मैं आपको लेने आई हूँ। आप थक गई होंगी। मुझे आपका बैग दे दीजिए। आयशा ने मुस्कुराते हुए राधिका सिंह के कंधे से उसका बैग लिया। राधिका सिंह ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बस ऐसा ही होना चाहिए। आयशा तुम गद्दार, मैंने तुम्हें गलत समझा। तान्या शर्मा गुस्से से कांप उठी। चौथी चचेरी बहन जो समय की नब्ज पहचानता है वही जुनैद है। मेरे पास कोई चारा नहीं था। आयशा ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। तुम गद्दार हो। हम जब साहिल लौटेगा मैं उसे बताऊंगी। तान्या शर्मा ने गुस्से में चिल्लाया। बस करो। राधिका सिंह ने तान्या शर्मा को घूरा, फिर रिया वर्मा की ओर देखा। खुशी तुम क्या कहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं? रिया वर्मा ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। दूसरी दीदी मुझे कुछ काम है, मैं ऊपर जा रही हूं। बाय। आवाज खत्म होते ही रिया वर्मा जल्दी से भाग गई। तीसरी दीदी तुम राधिका सिंह ने तान्या शर्मा को घरा। तुम्हारा गठबंधन टूट गया है। क्या तुम अभी भी विरोध करना चाहती हो? मैं हार नहीं मानूंगी। तान्या शर्मा ने राधिका सिंह के हाथ से छूटने के लिए संघर्ष किया और फिर ऊपर की ओर भाग गई। ये देखकर कि वह अकेली रह गई थी, आयशा ने अजीब तरह से मुस्कुराया, सिर घुमाया और भाग गई। तीनों के भागते हुए पीछे को देखकर राधिका सिंह ने असहाय रूप से मुस्कुराया और फिर लिविंग रूम की ओर चली गई। नैना गुप्ता ने मुस्कुराकर कहा, प्रिया तुम्हारे पास अभी भी तरीका है। इन तीन छोटी लड़कियों को कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। राधिका सिंह ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी दीदी तुम्हें पॉकेट मनी काटने का तरीका बदलना होगा। साहिल के लिए उन्हें पॉकेट मनी की परवाह नहीं है। सही कहा। नैना गुप्ता ने असहाय रूप से मुस्कुराया। ये तीनों लड़कियां जैसे पागल हो गई हैं। छोड़ो, उनके बारे में बात नहीं करते। नैना गुप्ता ने राधिका सिंह को देखा और पूछा, प्रिया तुम्हें सचमुच नहीं पता कि साहिल कहाँ है? मैंने भी उसे फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह शायद दिया के पास गया होगा। राधिका सिंह ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था। दया ने साहिल के साथ शर्त लगाई थी। दया हार गई और आज रात शर्त चुकाने का फैसला हुआ था। अरे दया को सचमुच शर्त चुकानी है? नैना गुप्ता हैरान थी। क्या उसे अपनी छवि की परवाह नहीं है? हाँ, जब दुश्मन से मुलाकात होती है तो छवि की परवाह कौन करता है? दुश्मन? नैना गुप्ता ने भय उठाए। तुम्हारा मतलब है दया का साहिल के लिए? अभी तो कुछ भी तय नहीं हुआ है, मैं सिर्फ अनुमान लगा रही हूँ। मैं यह नहीं कहूंगी। राधिका सिंह सोफे पर बैठ गई। बड़ी दीदी, मैंने तुम्हें पहले जो बताया था उसके बारे में तुमने क्या सोचा? ये सुनकर नैना गुप्ता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। प्रिया तुम गंभीर हो। क्या वह तरीका काम करेगा? बिल्कुल, राधिका सिंह ने आत्मविश्वास से कहा, मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारे आकर्षण के साथ बड़ी दीदी साहिल को जीतने में बस कुछ मिनट लगेंगे। लेकिन मेरे साथ क्यों? नैना गुप्ता ने शर्माते हुए कहा, मैं सौंदर्य चालों में अच्छी नहीं हूं, लेकिन रिया इसके लिए काफी उपयुक्त है। उसका लापरवाह स्वभाव इसके लिए ठीक है। क्या वह छोटी लड़की भरोसेमंद है? इसके अलावा वह अब हमें दुश्मन मानती है और बिल्कुल मदद नहीं करेगी। विश्वास करो या नहीं, ये तीनों लड़कियां अब ये चर्चा कर रही हैं कि हमारे साथ कैसे निपटना है। राधिका सिंह का अनुमान सही था। अब तान्या शर्मा, रिया वर्मा और संजना रॉय के लिए एक निंदा सभा आयोजित कर रही थी और साथ ही अगली युद्ध नीति पर शोध कर रही थी। कोई नहीं सोच सकता था कि 5 चचेरी बहनें जो पहले आपस में बहुत प्यार से रहती थी, आदित्य शर्मा की वजह से 2 गुटों में बंध गई और इस सब का शुरुआती बिंदु अभी भी बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहा था। के लिए आदित्य शर्मा ने चमकती लाल बत्ती का पीछा किया और टटोलते हुए आगे बढ़ा। जब वह पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि चमकती लाल बत्ती एक बटन थी। ये कैसा बटन है? आदित्य शर्मा ने हाथ हिलाकर सफेद कोहरा थोड़ा हटाया, बटन पर पड़े पानी के कणों को पोंछा और पास जाकर देखा। बटन के नीचे एक पंक्ति में कुछ शब्द लिखे थे, जिनमें सबसे आकर्षक 4 लाल शब्द थे, वेंटिलेशन स्विच। हाँ, यह मजेदार है, मुझे एक खजाना मिल गया। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराया। उसकी आंखों में चंचल चमक थी। इस समय पानी में डूबी काव्य शर्मा को जब ये देखा कि आदित्य शर्मा फिर से रुक गया है तो वह थोड़ी घबरा गई। अरे बदमाश लड़के, तुम फिर क्या गलत योजना बना रहे हो?
मैं तुम्हें बता दूं, यह मत सोचो कि थोड़े से चारे से तुम मुझे किनारे पर ला सकते हो। अगर तुमने मुझे और दबाया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आदित्य शर्मा ने ये सुनकर मुस्कुराया। देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। मैं तुम्हें ओलंपिया और गणित के सवालों का एक सेट देता हूँ। क्या तुम कर सकती हो? कम बकवास करो, मैं तुम्हें बता दूं समय खत्म हो गया है। इस बार तुम मुझसे नहीं जीत सकते। ज्यादा से ज्यादा मैं आगे बढ़कर तुम्हारे चारे के घेरे से निकल जाऊंगी। काव्य शर्मा ने दांत पीसते हुए कहा, दिया दीदी, अगर तुमने पहले यह फैसला किया होता तो शायद मुझे थोड़ा डर लगता, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, मुझे कुछ और मजेदार मिल गया है। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराया, तुम क्या करने जा रहे हो? दया चोपड़ा थोड़ी घबरा गई, वह वाकई आदित्य शर्मा की चाल को समझ नहीं पा रही थी। इसकी चिंता मत करो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ दया दीदी, यह मत कहो कि मैं तुम्हें धमका रहा हूँ, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, चुपचाप आत्मसमर्पण करो और खुद किनारे पर आ जाओ, बस तुम आत्मसमर्पण कर दो। तुम अपनी मूल शर्त चुका सकती हो, वरना हाँ तुम्हें पछताने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे डराने की कोशिश मत करो, जो भी सोचना है सोच लो, मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। ये तुमने कहा तो फिर मुझे दोष मत देना। आदित्य शर्मा ने आंखें से कुड़ी, हाथ उठाया और वेंटिलेशन स्विच दबा दिया। हम वेंटिलेशन सिस्टम शुरू हो गया और तेज गर्जना की आवाज निकली जो इस शांत स्विमिंग पूल में बेहद कर्कश थी। काव्य शर्मा चौंक गई। बदमाश लड़के, तुमने क्या किया? हाँ तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। हो आदित्य शर्मा की आवाज खत्म होते ही कमरे में अचानक तेज हवा चली और कमरे को भरने वाला सफेद कोहरा तेजी से हवा के साथ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। पूल रूम के ऊपर कई वेंस थे और सफेद कोहरा वेंस के रास्ते बाहर की ओर बहने लगा। जैसे जैसे सफेद कोहरा पतला होता गया, घर के अंदर का दृश्य और स्पष्ट होता गया। ये दृश्य देखकर काव्य शर्मा घबरा गई। तुमने वेंटिलेशन स्विच ढूंढ लिया? ये कैसे संभव है? इतने घने सफेद कोहरे में तुमने इसे कैसे ढूंढा? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, दिया दीदी, अगली बार जब बटन लगाओ तो उसे अच्छे से जांच लो। वेंटिलेशन स्विच इतनी चमकदार लाल बत्ती दिखा रहा था, मैं इसे कैसे नहीं देख सकता? कम भक्त, मैं इसे भूल गई। दया चोपड़ा ने गुस्से में पानी पर थप्पड़ मारा। अब नाराज होने से कोई फायदा नहीं। दया दीदी, थोड़ी देर में जब कोहरा पूरी तरह हट जाएगा, मैं देखता हूं तुम कैसे भागोगी। इस बार तुम फिर हार गई। घमंड मत करो, मैं अभी हारी नहीं हूं। काव्य शर्मा ने दांत पीसते हुए कहा। अब काव्य शर्मा बस जिद कर रही थी, वह मन ही मन घबरा रही थी। जब सफेद कोहरा हट जाएगा तो वह पूरी तरह से उजागर हो जाएगी, लेकिन भले ही उसे परिणाम पता थे, वह कुछ नहीं कर सकती थी। इस स्थिति में वह अब कुछ नहीं कर सकती थी। आदित्य शर्मा अब निश्चिंत था, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस कोहरे के हटने का इंतजार करना था। वेंटिलेशन बहुत तेज था और सफेद कोहरे को साफ करने में केवल 3 मिनट लगे। अब पूरा कमरा बहुत उज्जवल था और आदित्य शर्मा आखिरकार घर की स्थिति देख सकता था। ये कमरा एक स्विमिंग पूल की तरह था, क्योंकि काव्य शर्मा को तैराकी पसंद थी, लेकिन एक स्टार होने के नाते वह सार्वजनिक स्विमिंग पूल में नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने अपने घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक स्विमिंग पूल बनवाया था। जब भी उसे आराम करने का समय मिलता, काव्य शर्मा यहाँ तैरने आती थी। ये न केवल व्यायाम था बल्कि थकान को दूर करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका था। आदित्य शर्मा ने घर के चारों ओर देखा और हंट चटकाए। दिया दीदी, तुम तो जिंदगी का पूरा आनंद लेती हो। तुमने इतना शानदार स्विमिंग पूल बनवाया है, मैं इसमें तैरना चाहता हूँ। आधे वाक्य में उसकी आवाज अचानक रुक गई। आदित्य शर्मा की आंखें फैल गई और उसने पानी में काव्य शर्मा को घूरा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई और उसका मुंह अनजाने में खुल गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि आदित्य शर्मा का चेहरा इतना अतिशयोक्तिपूर्ण था, मुख्य रूप से क्योंकि सामने का दृश्य बहुत ही उत्तेजक था। काव्य शर्मा ने गुलाबी और सफेद रंग की बिकनी पहनी थी जो उसकी संपूर्ण आकृति को दर्शा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अब पानी में थी। पानी की बूंदों और पानी की रोशनी के प्रतिबिंब में उसकी सुंदरता एक नए स्तर पर पहुंच गई थी और आदित्य शर्मा को नहीं पता था कि काव्य शर्मा का वर्णन करने के लिए कौन से शब्दों का उपयोग करना चाहिए। इस पल में आदित्य शर्मा के दिमाग में केवल एक कविता थी। कमल साफ पानी से निकलता है और इसे स्वाभाविक रूप से तराशा जाता है। सुंदरता बहुत सुंदर। लंबे समय बाद आदित्य शर्मा ने प्रशंसा में बुदबुदाया, अरे तुमने काफी देख लिया। दया चोपड़ा ने दोनों हाथों से अपनी छाती को ढक लिया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने आदित्य शर्मा को घूरा और उसके दिल में शर्मिंदगी उमड़ आई। दया चोपड़ा के गर्म स्वभाव को मत देखो, लेकिन वह अपने दिल में बहुत रूढ़िवादी थी। वह ऐसी खुली पोशाक केवल घर पर ही पहनती थी। आमतौर पर जो भी गतिविधियां या कार्यक्रम वह अटेंड करती थी, उनमें वह सावधानी से पैक की गई होती थी। सख्ती से कहें तो उसके पिता के अलावा दया चोपड़ा ने पहली बार किसी पुरुष के सामने अपनी आकृति दिखाई थी। दया चोपड़ा की शर्मिंदगी सुनकर आदित्य शर्मा होश में आया। उसने दया चोपड़ा की शर्मीली हरकतों को देखा, अपने मुंह का कोना उठाया और शरारती मुस्कान के साथ कहा, दया दीदी तुम क्या कर रही हो? इसे क्यों ढक रही हो?
हमारी शर्त क्या यह नहीं थी कि मुझे तुम्हारा असली रूप देखने देना था? आदित्य शर्मा के मजाक करने पर दया चोपड़ा का चेहरा और लाल हो गया। वह पिछली शर्त थी और हमारी मौजूदा शर्त ने पहले वाली को पहले ही कवर कर लिया है। अगर तुम मुझे पकड़ नहीं सकते तो तुम हार गए। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, दिया दीदी, इस बिंदु पर अभी भी जूझने में क्या मजा है? हम यह मत सोचो कि तुम जीत गए। मेरे द्वारा तय किए गए समय में 7 मिनट से भी कम बचे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम 7 मिनट में मुझे पकड़ सकते हो? तुम्हें बता दूं, स्टार बनने से पहले मैंने मुंबई में शौकिया तैराकी प्रतियोगिता का चैंपियनशिप जीता था। काव्य शर्मा ने गर्व से कहा। स्विमिंग पूल लगभग 600 वर्ग मीटर का था और स्विमिंग पूल ने इसका लगभग 34 हिस्सा घेर रखा था। 7 मिनट के अंदर काव्य शर्मा को पकड़ना वाकई आसान काम नहीं था। आदित्य शर्मा ने थोड़ा सोचा और फिर साबुन का टुकड़ा निकाला। काव्य शर्मा को इसे साफ देखने से रोकने के लिए उसने जानबूझकर साबुन को कीचड़ में मसल दिया। पहली नज़र में यह वाकई मछली के चारे जैसा लग रहा था। क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसे पकड़ना मुश्किल है, लेकिन मैं क्षेत्र को कम कर सकता हूँ। आदित्य शर्मा ने अपने हाथ में साबुन की कीचड़ उठाए और काव्य शर्मा को मुस्कुराकर देखा। काव्य शर्मा ने आदित्य शर्मा के हाथ में साबुन की कीचड़ को देखा और उसके दिल में ठंडक सी दौड़ गई। तुम गड़बड़ मत करो। हाँ, अगर तुम हिली नहीं तो मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। दिया दीदी, सावधान रहो, अगर ये तुम पर गिर गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आदित्य शर्मा ने अपना हाथ उठाया और काव्य शर्मा पर निशाना साधा। लोआ, काव्य शर्मा ने चिल्लाया और सहज रूप से अपने अंगों को हिलाकर तैरकर दूर जाने की कोशिश की। लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसके चेहरे की विशेषताएं एक साथ सिकुड़ गई और उसका शरीर डूबने लगा। आदित्य चोपड़ा ने संघर्ष करते हुए सतह पर आने की कोशिश की और जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। दिया दीदी, तुम्हें क्या हुआ? मैंने अभी तक कुछ फेंका नहीं है। आदित्य शर्मा ने सोचा कि दया चोपड़ा अभिनय कर रही है और उसके मुंह के कोने पर कड़वाहट भरी मुस्कान उभरी। मैं मजाक नहीं कर रही, कृपया मुझे बचाओ, मेरी टांग में ऐंठन हो गई है। क्या? आदित्य शर्मा चौंक गया और जब उसने फिर से काव्य शर्मा को देखा, वह डूबने वाली थी। आदित्य शर्मा के पास सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी शर्त उतारी और पानी में कूद गया। जब आदित्य शर्मा छोटा था, वह अक्सर अपने घर के पास की नदी में तैरने जाता था। उफती नदी की तुलना में स्विमिंग पूल उसके लिए कुछ भी नहीं था। कुछ ही सेकंड में आदित्य शर्मा काव्य शर्मा के पास पहुंच गया। उसने पहले पानी में गोता लगाया और काव्य शर्मा को ऊपर खींच लिया। दया चोपड़ा वाकई डर गई थी। जैसे ही वह सतह पर आए, उसने आदित्य शर्मा को कसकर गले लगा लिया। दिया दीदी, तुम मुझे गले लगाओ, लेकिन मेरी बाह को मत पकड़ो। मेरी बाह के बिना मैं किनारे तक कैसे तैरूंगा? हम दोनों डूब जाएंगे। आदित्य शर्मा ने जोर से चिल्लाया। मुझे दर्द हो रहा है, मेरी टांग में दर्द हो रहा है। दया चोपड़ा ने पीले चेहरे के साथ करा। ठीक है, किनारे पर पहुंचने पर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तुम अपनी बाहों को मेरी कमर के चारों ओर लपेटो। आदित्य शर्मा ने अपनी बाहों को छुड़ाया। एक हाथ से काव्य शर्मा की कमर को लपेटा, दूसरा हाथ हिलाया और तेजी से किनारे की ओर बढ़ा। एक व्यक्ति के साथ गति बहुत धीमी हो जाती है और ताकत भी बहुत खर्च होती है। 100 मीटर से ज्यादा की दूरी को आदित्य शर्मा ने 10 मिनट में तय किया और काव्य शर्मा को किनारे पर खींच लिया। काव्य शर्मा किनारे पर लेटी थी। उसका पूरा शरीर ऐंठन के दर्द से कांप रहा था, जिसने उसकी नाजुक चेहरे की विशेषताओं को विकृत कर दिया था। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दया चोपड़ा दर्द में करा रही थी। उसकी वह करुण आवाज वाकई दिल को छू लेने वाली थी। मैं यहाँ हूँ, दिया दीदी, बर्दाश्त करो। आदित्य शर्मा ने दोनों हाथों से किनारे को सहारा दिया और ऊपर चढ़ गया। उसने अपने चेहरे को पोंछने की परवाह नहीं की और 2 कदम में काव्य शर्मा के पैरों के पास पहुंच गया। काव्य शर्मा के पैर बहुत सुंदर थे और उसके छोटे पैर नाजुक थे, चिकने और कोमल। फिर भी आदित्य शर्मा के पास अब इन्हें निहारने का समय नहीं था। दया चोपड़ा को गंभीर ऐंठन थी और उसकी बाई टांग का पिंडली और पैर की उंगलियां विकृत हो गई थी। आदित्य शर्मा ने काव्य शर्मा का पैर पकड़ा और उसे जोर से ऊपर खींचा, जबकि दूसरा हाथ उसकी पिंडली की मांसपेशियों को हिलाने लगा। दिया दीदी, अपनी पिंडलियों पर जोर मत डालो, ढीला छोड़ो और अपनी पैर की उंगलियों को ऊपर की ओर नियंत्रित करो। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। दया चोपड़ा ने दर्द में अपना चेहरा ढक लिया। आदित्य शर्मा की बात सुनकर उसने मुश्किल से अपनी पैर की उंगलियों को ऊपर उठाया। धीरे धीरे दर्द काफी कम हो गया, ये देखकर कि काव्य शर्मा की पैर की उंगलियां अपनी मूल स्थिति में लौट आई थी। आदित्य शर्मा ने राहत की सांस ली। बस ऐसे ही जब तक ऐंठन ठीक हो सकती है। हालांकि आदित्य शर्मा ने अभी तक ये नहीं बताया था कि ऐंठन के बाद भी मांसपेशियों को ढीला करना जरूरी है। आदित्य शर्मा ने एक हाथ से काव्य शर्मा की पैर की उंगली को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी पिंडली पर दबाव डालकर उसकी मांसपेशियों को ढीला किया। अब आदित्य शर्मा के पास पेशेवर मालिश तकनीक थी और इस तरह का काम उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था।
5-6 मिनट बाद काव्य शर्मा को स्पष्ट रूप से बहुत बेहतर महसूस हुआ। कुछ दर्द को छोड़कर उसे अब कोई दर्द नहीं हो रहा था। काव्य शर्मा ने अपने चेहरे को ढकने वाला हाथ हटाया और सिर थोड़ा उठाकर आदित्य शर्मा को देखा। इस समय आदित्य शर्मा पूरी तरह से ध्यान देकर उसकी मालिश कर रहा था। उसकी चमकदार आंखों में कोई व्याकुलता नहीं थी। ये दृश्य देखकर दया चोपड़ा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ी, शर्मिंदगी, कृतज्ञता और कुछ हलचल। उसने अपनी सुंदर आंखें झपकाए, चुपचाप आदित्य शर्मा को घोरा और सोचा, ये बदमाश लड़का गंभीर होने पर काफी सुंदर लगता है। मैंने पहले ये क्यों नहीं देखा? अगर उसने पहले ऐसा किया होता तो इतना बड़ा तमाशा नहीं हुआ होता। सचमुच, वाह, वह वाकई सुंदर है। वह मेरे पैरों को छू रहा है, लेकिन पहले किसी ने मेरे पैरों को नहीं छुआ था। कितना अजीब लग रहा है। मेरा दिल टूट रहा है। एक पुरानी कहावत है, पुरुषों को सिर छूने से डर लगता है, महिलाओं को पैर छूने से डर लगता है। पुरुष का सिर 5 सूर्यों का द्वार है। अगर कोई इसे छूता है तो यह एक सहज प्रतिक्रिया पैदा करता है। और एक महिला के पैर एक बहुत ही निजी जगह है। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच भी वे शायद ही कभी एक दूसरे के पैर छूते हैं। अगर कोई पति अपनी पत्नी के पैरों की मालिश करने को तैयार है और पत्नी इसका विरोध नहीं करती तो यह निश्चित रूप से सच्चा प्यार है। अब काव्य शर्मा को कोई विरोध नहीं था, बल्कि वह इसका आनंद ले रही थी, जो ये साबित करता है कि वह अपने दिल से आदित्य शर्मा के प्रति कोई विरोध नहीं रखती थी। मुझे अब शर्मिंदगी नहीं हो रही। मैंने आधे घंटे तक मालिश की। तभी आदित्य शर्मा ने काव्य शर्मा के पैर छोड़े। उसने अपने चेहरे पर पानी की बूंदों को अपने हाथ के पीछे से पोंछा। काव्य शर्मा को देखा और कहा, दिया दीदी थोड़ा हिलो और देखो कि क्या ये बेहतर है। बस इतना ही। काव्य शर्मा ने अपनी सुंदर आंखें झपकाए। उसे थोड़ा अधूरा सा महसूस हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी टांग उठाए, कुछ बार हिलाई और फिर मुंह बनाकर बोली, साहिल, मुझे अभी भी थोड़ा दर्द और असहजता महसूस हो रही है। अरे, आदित्य शर्मा चौंक गया। नहीं, तुम्हारी पैर की उंगलियां ठीक हो गई हैं। तुम्हारी पिंडली की मांसपेशियां और मांस भी ढीले हो गए हैं। फिर भी दर्द क्यों हो रहा है? बस दर्द हो रहा है। दया चोपड़ा का चेहरा लाल हो गया और वह धीरे से बोली, क्यों ना तुम इसे फिर से दबाओ। दरअसल दया चोपड़ा की टांगें पूरी तरह ठीक हो गई थी। वह बस आदित्य शर्मा की मालिश का अनुभव करना चाहती थी। यह एहसास उसे बहुत आरामदायक लग रहा था। आदित्य शर्मा ने ज्यादा नहीं सोचा, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए फिर से दबा देता हूं। ये कहकर आदित्य शर्मा ने फिर से काव्य शर्मा के पैर पकड़े। वह उठा और धीरे धीरे उसकी मालिश करने लगा। काव्य शर्मा बहुत खुश थी। उसने सिर घुमाया और आदित्य शर्मा को देखा, जो उसकी मालिश कर रहा था। पता नहीं क्या सोचकर उसने अचानक एक सवाल पूछ लिया, साहिल, मेरे पैर अच्छे लगते हैं? हाँ, बहुत सुंदर हैं। क्या मैं कहूँ, तुम्हारे पैर उन सभी लड़कियों के पैरों में सबसे सुंदर हैं जिन्हें मैंने देखा है। दिया दीदी, तुम इनका ख्याल कैसे रखती हो? आदित्य शर्मा ने सिर झुकाकर पूछा। ये सुनकर काव्य शर्मा थोड़ी नाक हो गई। हम तो तुमने बहुत सारी लड़कियों के पैर देखे हैं, क्या तुमने उनकी मालिश भी की है? अरे, आदित्य शर्मा चौंक गया। फिर कड़वाहट भरी हंसी हंसा। मैंने ऐसा ही कहा। क्या तुम्हें लगता है कि लड़कियों के पैर गोभी हैं? क्या मैं जब चाहूं देख सकता हूं और जब चाहूं छू सकता हूं? बस ऐसा ही होना चाहिए। दया चोपड़ा ने होठ सिकुड़े। मैं तुम्हें याद दिला दूं, महिलाओं के पैर बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए इन्हें मत छूना, वरना इसे छेड़छाड़ माना जाएगा। किसी के पैर छूने के लिए बहुत करीबी रिश्ता होना चाहिए, समझे? ऐसा है क्या? आदित्य शर्मा ने सिर उठाया और दया चोपड़ा को मुस्कुराकर देखा। तो फिर हमारे बीच क्या है? क्या हम बहुत करीबी हैं? दया चोपड़ा का चेहरा लाल हो गया और उसने जबरदस्ती सफाई दी। मेरे साथ तो खास स्थिति थी, है ना? इसके अलावा तुम प्रिया के भाई हो। प्रिया और मैं बहनें हैं। इसका मतलब है कि तुम भी मेरे भाई हो। भाई अपनी बहन के पैर छूता है, फिर इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, इसे भी समझाया जा सकता है। महिलाओं का तर्क वाकई अजीब होता है। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब उसे पता था कि काव्य शर्मा ठीक है। उसने खुद को मालिश करने देने का कारण शायद ये था कि वह चाहती थी। हालांकि आदित्य शर्मा ने काव्य शर्मा के विचारों पर ध्यान नहीं देना चाहा। वह अब सीधा और उज्जवल हो सकता था, तो फिर क्यों ना करें? ऐसा अवसर हमेशा नहीं आता। वैसे दिया दीदी, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम शौकिया तैराकी की चैंपियन थी? फिर इतने कम समय में तुम्हें ऐंठन कैसे हो गई? तुम झूठ तो नहीं बोल रही थी ना? कौन झूठ बोल रहा है? काव्य शर्मा ने गुस्से में कहा। मैं पूल में 1 घंटे से ज्यादा समय से थी। क्या मुझे ऐंठन नहीं हो सकती? ये सब तुम्हारी गलती है। इसमें मेरी गलती कैसे? आदित्य शर्मा बहुत अन्याय महसूस कर रहा था। तुम्हारी गलती क्यों नहीं? अगर तुम पहले आ गए होते तो क्या मुझे इतना लंबा समय रुकना पड़ता? ये भी मेरे सिर मर दिया। आदित्य शर्मा ने असहाय रूप से सिर हिलाया। ठीक है,
मैं समझ गया कि तुम महिलाओं की नज़र में ऐसा कोई दोष नहीं है जो फेंका ना जा सके। हम ये जानना अच्छा है। दया चोपड़ा ने गर्व से अपनी ठो उठाई। ठीक है, तो यह मेरी गलती है, लेकिन मैं शर्त जीत सकता हूँ। आदित्य शर्मा ने काव्य शर्मा का पैर पकड़ा। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। हाँ, काव्य शर्मा ने ये सुना और उठकर बैठ गई। यह नहीं गिना जाएगा। मेरे साथ हादसा हुआ था, हमें फिर से शुरू करना होगा। तुम क्या देख रहे हो? आदित्य शर्मा की आंखें फैल गई और उसने काव्य शर्मा को घूरा। 10 सेकंड से ज्यादा समय तक उसने अपनी उंगली उठाई। दिया दीदी गिर गया। अरे, काव्य शर्मा ने नीचे देखा और स्तब्ध रह गई। अगले ही सेकंड एक आकाश को चीरती चीख पूरे स्विमिंग रूम में गूंज उठी। अध्याय 56। मेरा बॉयफ्रेंड प्रिया का भाई है। कृपया पहले ऑर्डर करें। 2/5। काव्य शर्मा ने बिकनी पहनी थी और वह कसकर बंधी हुई थी, लेकिन अभी पानी में जब आदित्य शर्मा ने उसे बचाया तो वह इतनी हिली डुली कि बिकनी की रस्सी ढीली हो गई। क्योंकि काव्य शर्मा को अभी बहुत दर्द हो रहा था, उसने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। किनारे पर पहुंचने के बाद वह भी सीधी लेटी थी। अब जब वह अचानक उठी तो बिकनी आखिरकार और नहीं झेल पाई। दया चोपड़ा ने कई बार चिल्लाया, फिर जमीन से उठी और स्प्रिंट की तरह लॉकर रूम की ओर भागी। उसकी गति बहुत तेज थी, उसका शरीर अस्थिर था और कई बार वह लगभग गिर पड़ी, लेकिन काव्य शर्मा बिल्कुल नहीं रुकी, बस लड़खड़ाते हुए लॉकर रूम में घुस गई। आदित्य शर्मा ने काव्य शर्मा के भागते हुए पीछे को देखा, लंबे समय तक जमीन पर बैठा रहा और फिर बुदबुदाया, ये वाकई असली है। दया चोपड़ा लॉकर रूम में गई, कोने में छिपकर बैठ गई। उसका चेहरा बुखार की तरह लाल था और उसका दिल धड़क रहा था, जैसे कि वह बाहर निकलने वाला हो। ये क्यों गिर गया? अब सब खत्म हो गया। मुझे पूरी तरह देख लिया गया, मेरी कोई इज्जत नहीं बची। दया चोपड़ा ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। वह चाहती थी कि उसे कोई गड्ढा मिल जाए जिसमें वह छिप जाए। ऐसा कैसे हो गया? यह मेरी उम्मीद की स्क्रिप्ट से पूरी तरह अलग है। वाह, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? क्या ये वाकई वैसा ही है जैसा प्रिया ने कहा था? वह मेरा जानी दुश्मन है, मेरा दुश्मन। आहा, मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं सकती। अपने मूड को शांत करने के बाद उसे नहीं पता था कि वह भविष्य में आदित्य शर्मा का सामना कैसे करेगी। अगर आदित्य शर्मा ने भविष्य में इसका मजाक उड़ाया तो वह वाकई जी नहीं पाएगी। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? काव्य शर्मा घबरा गई और अब उसके पास कोई विचार नहीं था। बैंग बैंग, दरवाजे पर खटखटाहट हुई। वो दिया दीदी, तुम वहां हो? मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये वाकई एक हादसा था। आदित्य शर्मा की आवाज सुनकर काव्य शर्मा ने अपने कान बंद कर लिए। नहीं, आदित्य शर्मा लॉकर रूम के दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। उसे नहीं पता था कि अब काव्य शर्मा को कैसे मनाएं। हाय, ये क्या है? मैं बस उसे छेड़ना चाहता था, किसे पता था कि मैं देख लूंगा। अब ये थोड़ा रुक नहीं रहा। वो दिया दीदी, नाराज मत हो, मैंने वाकई जानबूझकर नहीं किया, वरना तुम बस ये सोच लो कि मैंने नहीं देखा। ये सही नहीं लगता, वरना तुम कोई तरीका निकालो जिससे मैं ऐसा लगता है कि तुम में वह काबिलियत नहीं है ना? दया दीदी, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं इस बात का जिक्र कभी नहीं करूंगा। भगवान जानता है, तुम जानती हो और मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं भविष्य में इसका जिक्र नहीं करूंगा। हम बस यह मान लेंगे कि आज कुछ हुआ ही नहीं, साथ ही तुम्हारी शर्त का हिसाब भी खत्म हो गया। ठीक है। हालांकि काव्य शर्मा ने अपने कान बंद कर रखे थे, फिर भी वह आदित्य शर्मा की बातें सुन सकती थी। वह रोते हुए बोली, तुमने सब देख लिया और अब क्या बात कर रहे हो? हिसाब खत्म करने की मैं शर्त नहीं चुकाऊंगी। ठीक है, गिन लिया। आदित्य शर्मा ने जल्दी से कहा। दिया दीदी, तुम इतनी उदार हो, महिलाओं में ऐसी साहसी और स्पष्टवादी नायिका को देखना दुर्लभ है। मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूं। तुम और कह रहे हो कि तुम मुझे सांत्वना दे रहे हो? काव्य शर्मा ने गुस्से में चिल्लाया। आदित्य शर्मा ने शर्मिंदगी से सिर खुजलाया। मैं तुम्हें सांत्वना देना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या कहूं, वरना तुम मुझे कोई तरीका बताओ। दिया चोपड़ा ने कुछ सेकंड सोचा। मैं तुम्हें एक रास्ता दूंगी, तुम जाओगे? हाँ, जाना होगा, जब तक तुम कहो। आदित्य शर्मा ने गंभीरता से कहा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। दया चोपड़ा ने सोचा कि उसे देख लिया गया है और इसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। बेहतर है कि मौके का फायदा उठाकर शर्तें रखी जाए और अपनी इज्जत वापस पाई जाए। ठीक है, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। पहली बात, इस बात को किसी को नहीं बताना चाहिए, प्रिया को भी नहीं। कोई समस्या नहीं, मैं आधा शब्द भी नहीं बताऊंगा। दूसरी बात, तुम्हें मानना होगा कि इस शर्त में मैं जीती। आदित्य शर्मा ने असहाय रूप से मुस्कुराया। ठीक है, तुम जीत गई, चाहे वह जीत जाए। आदित्य शर्मा ने आज बहुत कुछ हासिल कर लिया था। तीसरी बात, तुम्हें मेरे लिए जिम्मेदार होना होगा। ठीक है, रुको। आदित्य शर्मा चौंक गया। जिम्मेदार? मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? आधे घंटे बाद आदित्य शर्मा काव्य शर्मा के साथ विला के गेट पर पहुंचा। आदित्य शर्मा ने शर्मिंदगी से काव्य शर्मा को देखा। दिया दीदी, तो मैं जा रहा हूँ,
काव्य शर्मा ने लजाते हुए उसकी ओर देखा। जाओ, याद रखो तुमने मुझसे क्या वादा किया। हाँ, आदित्य शर्मा ने उदास हंसी हंसी दिया दीदी, वरना हम पहले 2 चीजों पर बात करते हैं। तुम्हारी तीसरी शर्त बहुत ज्यादा है। ज्यादा? काव्य शर्मा ने भौं उठाए। तुमने मुझे देख लिया। क्या यह अनुरोध ज्यादा है? ये वाकई मेरी गलती है, मुझे नहीं देखना चाहिए था। लेकिन क्या यह एक हादसा नहीं था? आदित्य शर्मा ने लाल चेहरे के साथ सिर कुचलाया। हम इसे किसी और चीज से बदल देते हैं। मैं भी तुम्हें मेरा दिखा दूं, कैसा रहेगा? हटो, तुम्हें कौन देखना चाहता है? दया चोपड़ा ने अपना हाथ उठाया और आदित्य शर्मा को मुक्का मारा। छोटे शैतान, सस्ता मिल गया और अच्छा बन रहा है। क्या तुम्हें पता है कि अगर मैंने यह बात बाहर कर दी तो कितने लोग इसे करने के लिए दौड़ पड़ेंगे? मैंने तुम्हें करने दिया और तुम खुश नहीं हो। यह नहीं कि मैं खुश नहीं हूं, मुख्य बात यह है कि यह मामला बहुत बड़ा है। आदित्य शर्मा ने सोचा, ज्यादा बकवास मत करो, बस इतना ही, जाओ मेरे आदेश का इंतजार करो। ये कहकर काव्य शर्मा ने आदित्य शर्मा को बाहर धकेल दिया। दया दीदी, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं बैंक। आदित्य शर्मा के वाक्य पूरा होने से पहले दया चोपड़ा ने दरवाजा बंद कर दिया। आदित्य शर्मा ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी। ठीक है, ये ठीक है। मैंने दूसरों को देख लिया और खुद को फंसा लिया। मेरी जिंदगी हाय। लंबी सांस लेते हुए आदित्य शर्मा उदास होकर चला गया। दया चोपड़ा ने दरवाजे के शीशे से आदित्य शर्मा की पीठ को देखा और हंस पड़ी। हाँ, मेरा फायदा इतना आसान है। तुम्हारे ढाल के साथ मेरे पास समझाने का तरीका होगा। जल्दी से अपनी माँ को फोन करो, उसे अच्छी खबर बताओ। ये कहकर दया चोपड़ा ने अपना मोबाइल निकाला और अपनी माँ को फोन किया। माँ, तुम क्या कर रही हो? सोफे पर टीवी देख रही हूँ। दया, क्या बात है? आज तुम्हें मुझे फोन करने की याद कैसे आए? माँ, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। मुझे एक बॉयफ्रेंड मिल गया है। सचमुच? वह कितने साल का है? उसका परिवार कहाँ का है? वह क्या करता है? दया, जल्दी अपनी माँ को बताओ। दया चोपड़ा ने मुस्कुराकर कहा। माँ, उत्साहित मत हो, 2 दिन रुको, मैं उसे घर लाऊंगी। क्या तुम विस्तार से जानना चाहती हो? मैं वादा करती हूँ तुम उसे जरूर पसंद करोगी। तुम शरारती अपनी माँ से रहस्य रख रही हो। ठीक है, फिर तुम्हारी माँ तुम्हारे उसे लाने का इंतजार करेगी। लेकिन जल्दी करो, तुम जानती हो मैंने इसके लिए कितना कुछ किया। हाँ, मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने इतनी मेहनत से एक बॉयफ्रेंड ढूंढा। दया चोपड़ा ने मुस्कुराया। अब तुम निश्चिंत हो सकती हो। जब तक तुम दोनों का रिश्ता पक्का नहीं हो जाता, मैं निश्चिंत नहीं हो सकती। ठीक है, मैं तुम्हें निश्चिंत कर दूंगी। मेरी दिया सबसे अच्छी है। वैसे दिया, तुम्हें एक बॉयफ्रेंड मिल गया है, क्या तुम अब मनोरंजन उद्योग छोड़ सकती हो? माँ जानती है कि तुम बहुत साफ सुथरी और आत्मसम्मान वाली हो और प्रिया तुम्हारी मदद करती है। कुछ भी असामान्य नहीं होगा। लेकिन माँ को फिर भी चिंता होती है। हमारा परिवार उस पैसे का मोहताज नहीं है। तुम इस अवसर का लाभ उठाकर वापस आ सकती हो। दया चोपड़ा ने ये शब्द सुने और आह भरी। माँ, मैं तुमसे सच कहूंगी, मैं इस तरह की जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अगर मीरा के बारे में सोच ना रही होती तो मैं कब की रिटायर हो चुकी होती। ठीक है, मैं प्रिया से इस बारे में बात करती हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, प्रिया से अच्छे से बात करना। माँ को भी प्रिया बहुत पसंद है। मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती। अगर बात नहीं बनती तो थोड़ी देर उसकी मदद कर देना। माँ, तुम्हारा दिल इतना अच्छा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि अगर मैं इस बार कुछ ना कहूँ तो भी प्रिया मुझे छोड़ने के लिए कह सकती है। क्यों? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड उसका भाई है। दया चोपड़ा एक ऐसी शख्सियत हैं जो स्वतंत्रता की बहुत समर्थक हैं। अभिनेत्री बनना उनका केवल एक शौक है। वह कोई लोकप्रिय स्टार बनना नहीं चाहती। शुरुआत में उन्होंने राधिका सिंह को एक मनोरंजन कंपनी बनाने में मदद करना चाहा। उन्होंने प्रिया से कहा कि वह उन्हें आगे बढ़ाए। प्रिया दया की मदद के लिए बहुत आभारी थी। इसलिए जब वह दिया को प्रमोट कर रही थी तो उन्होंने दिया की प्रसिद्ध रूप से रक्षा की। उदाहरण के लिए महल और शहर जैसे कई भावनात्मक दृश्यों वाली स्क्रिप्ट्स के लिए प्रिया उन्हें दिया के लिए मना कर देती थी। दया ने 5-6 साल तक अभिनय में डेब्यू किया, लेकिन उन्होंने लगभग कभी भावनात्मक दृश्य नहीं किए। यहाँ तक कि स्क्रीन पर पहला चुंबन भी नहीं। प्रिया ने दिया को प्रसिद्ध बनाने में मदद की, मुख्य रूप से सिंगल्स और एल्बम्स के जरिए। इसलिए कड़ाई से कहें तो दया एक अभिनेत्री और गायिका हैं। उनका फोकस गायिका पर है। अभिनय तभी स्वीकार किया जाता है जब कोई उपयुक्त स्क्रिप्ट मिलती है। शायद अन्य सितारों को इस तरह का व्यवहार नहीं मिलता, लेकिन दिया अलग हैं। वह प्रिया की कंपनी में है। प्रिया का हर चीज में अंतिम फैसला होता है। बेशक प्रिया और दिया जैसी घनिष्ठ दोस्ती भी दुर्लभ है। हालांकि प्रिया ने दिया की अच्छी तरह से रक्षा की, फिर भी दिया मनोरंजन उद्योग की जिंदगी से थक चुकी थी। हर दिन छिपने वाली जिंदगी वह नहीं चाहती थी। जब उनके सिद्धांत और शौक में टकराव हुआ, दया ने निश्चित रूप से अपने सिद्धांतों को चुना।
पहले भी दिया चाहती थी कि प्रिया उनकी रिटायरमेंट की घोषणा करे, लेकिन उस समय कोई अवसर नहीं था, कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं हुआ। अब ठीक है, आदित्य शर्मा के साथ भले ही दिया रिटायर नहीं होना चाहे, प्रिया उन्हें रिटायर करने के लिए कहेंगी, क्योंकि प्रिया के दिल में एक अटल सिद्धांत है, उनका परिवार मनोरंजन उद्योग में कदम नहीं रख सकता। प्रिया कभी नहीं चाहेंगी कि मनोरंजन उद्योग की विशिष्टता उनके परिवार की शांतिपूर्ण जिंदगी को भंग करें। मैं साहिल के साथ हूँ, वह प्रिया का छोटा भाई है, हमें चुंबन और गले लगाने जैसे दृश्य नहीं करने चाहिए, भले ही वे नकली हो, लेकिन शायद भविष्य में हाय। दया ने अपने होठों का कोना उठाया, उनकी आंखों में एक चालाक चमक थी। हाय, इसे क्या कहते हैं? आदित्य शर्मा कार में बैठे और आह भरी, छोड़ो, किसने मुझे दूसरों को देखने दिया, मदद करने में कोई बुराई नहीं। खुद को सांत्वना देने के बाद साहिल ने अपनी घड़ी देखी, रात के 8:30 बज रहे थे। हाय भगवान, इतनी देर हो गई, जल्दी घर चलो। साहिल ने अपना मोबाइल निकाला, उसे खोला और देखा कि उसमें 10 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स थे। नैना गुप्ता, राधिका सिंह, रिया वर्मा और तान्या शर्मा सभी के कॉल थे। संजना रॉय और अंजलि मेहता का भी एक कॉल था, खासकर रिया का, जिन्होंने आधे कॉल्स किए थे। इतने सारे कॉल्स क्यों? क्या कोई समस्या है? साहिल ने भय से कुढ़ी। इतने सारे कॉल्स थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे वापस कॉल करना चाहिए। वैसे भी वह जल्द ही घर पहुंचने वाला था, घर पहुंचने के बाद पूछने पर उसे पता चल जाएगा कि क्या हुआ। साहिल ने मोबाइल नीचे रखा, उसने अपनी कार को घर की ओर चलाया। तीसरी बहन आयशा, क्या तुम समझ गई कि मैंने क्या कहा? कमरे में तान्या शर्मा अभी भी रिया वर्मा और आयशा को समझा रही थी। खुशी ने हंट फुलाए, क्या समझा रिया? क्या तुम सोचती हो कि हम अनन्या दी और प्रिया दी से आधे रास्ते बेहतर हैं? मुझे भी लगता है कि यह मुश्किल है, आयशा ने बुदबुदाया। रिया, क्यों ना हम शांति मांग लें? शांति मांगे? रिया की आंखें चौड़ी हो गई। तुम ये कैसे सोच सकती हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं अनन्या दी और प्रिया दी को जानती हूं। अगर हम उनसे शांति मांगते हैं तो हम हार मान लेंगे। हार मानना बेहतर है बजाय इसके कि हमें बाहर निकाल दिया जाए। खुशी ने हंट फुलाए और कहा, हार मानने से अच्छा अंत हो सकता है, लेकिन अगर हमें निकाल दिया गया तो हमें कोई विशेष सुविधा भी नहीं मिलेगी। तीसरी बहन, तुम में जरा भी लड़ने की भावना क्यों नहीं है? रिया ने दांत पीसे तीसरी बहन आयशा, मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। अगर तुम हार मान लेती हो तो तुम साहिल को खो दोगी, और साहिल को खोने के परिणाम क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? तीसरी बहन रिया ने खुशी की टांग की ओर इशारा किया। साहिल की मदद के बिना तुम्हारे दाग ठीक नहीं होंगे। क्या तुम जिंदगी भर शॉर्ट्स नहीं पहनना चाहती? क्या तुम्हारी सुंदर टांगे नहीं है? और तुम आयशा? रिया ने फिर आयशा की ओर देखा। साहिल के बिना तुम अपने फिगर का क्या करोगी? क्या तुम जिंदगी भर प्रोफेशनल कपड़े अलविदा कहना चाहती हो या हर बार कस्टमाइज करना चाहती हो? रिया ने दोनों को बीच में टोकते हुए धर्मी भाव से कहा, मैंने साहिल को छीना, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तुम दोनों के लिए। अगर तुम अपनी खामियों को जिंदगी भर अपने साथ रखने की योजना बना रही हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं वैसे भी हार नहीं मानूंगी और अकेले ही अंत तक लड़ूंगी। रिया ने उन्हें भटकाया। साहिल से मिले लाभों के बारे में सोचते हुए खुशी और आयशा की आंखों में बदलाव आया। डर से अनिच्छा, अनिच्छा से दृढ़ता और दृढ़ता से उत्साह। ठीक है, आयशा ने दांत पीसे। रिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जिंदगी भर पेट की चर्बी नहीं चाहती। अब जब बदलाव का मौका है तो मैं क्यों ना लड़ूं? जो भी मेरे पूर्णता के रास्ते में आए मैं उनसे लड़ूंगी। बढ़िया कहा, रिया ने खुशी से कहा। आयशा, हमारी टीम में वापस स्वागत है। अब से तुम हमारे कैंप की डिप्टी कमांडर हो। बढ़िया, आयशा बहुत उत्साहित थी। रुको, मैं डिप्टी कमांडर हूं, तो अथॉक्स कमांडर कौन है? बेशक मैं। रिया ने गर्व से सिर उठाया। मैंने कैंप बनाया और मेरी इच्छाशक्ति सबसे मजबूत है। अथॉक्स कमांडर मेरे अलावा और कौन हो सकता है? आयशा ने ये सुना। ठीक है, मेरा डिप्टी कमांडर का पद तो खाली है। कैसे खाली? क्या तीसरी बहन नहीं है? रिया ने मुस्कुराते हुए खुशी की ओर देखा। तीसरी बहन, तुमने सोचा अगर तुम हमारे साथ नहीं जुड़ती तो तुम अकेली कमांडर रह जाओगी? खुशी ने अपने हंट कसकर काटे। रिया, मैं शामिल होना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हम जीत सकते हैं? अनन्या दी और प्रिया दी एक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती हैं, दूसरी के पास दिमाग है और हम तीन उनके खिलाफ। तुम में सचमुच कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हम उनके साथ पैसे के लिए नहीं लड़ेंगे, हम उसमें लड़ेंगे जिसमें हम अच्छे हैं। क्या हम जीत नहीं जाएंगे? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हम किस में अच्छे हैं? खुशी ने संदेह से कहा, हाई ब्यूटी प्लान। रिया ने खुशी और आयशा के पास जाकर अपने प्लान के बारे में फुसफुसाया। सुनने के बाद आयशा ने आश्चर्य से कहा, रिया, क्या तुम्हारा तरीका बहुत क्रूर नहीं होगा? बिना क्रूर हुए क्या जीत सकते हैं? रिया ने आंखें घुमाई। यही एकमात्र तरीका है, हम अनन्या दी और प्रिया दी को हरा सकते हैं। क्या ऐसा होगा?
खुशी ने अपराध बोध के साथ कहा, हम प्रिया दी से ज्यादा मजबूत नहीं लगते। तीसरी बहन, तुम क्यों नहीं समझती? रिया ने आह भरी। अनन्या दी और प्रिया दी खुद को अक्सर बड़े मानती हैं। उनकी चिंताएं हैं, इसलिए वे खुलकर नहीं खेल सकती, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं। रिया ने आयशा की ओर देखा। तुम शांत होना, पहले साहिल के कमरे में तुमने तो इजहार भी कर दिया था। आयशा का चेहरा लाल हो गया। रिया, तुम ये बात क्यों उठा रही हो? अगर तुम नहीं कहती तो भी मैं मान जाती। बिल्कुल, रिया ने मुस्कुराते हुए फिर खुशी की ओर देखा। तीसरी बहन, तुमने परसों रात साहिल के कमरे में हंगामा किया था। अब तुम डर नहीं रही हो ना? कौन डर रहा है? खुशी की लड़ने की भावना जाग उठी। ब्यूटी ट्रिक ही तो है, मैं करूंगी, बस मुझे अनन्या दी और प्रिया दी के साथ सीधा टकराव ना करना पड़े। मुझे कोई डर नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम दोनों सहमत हो। चलो, रिया ने सीना तान लिया। मेरे पीछे चलो, हम अनन्या दी और प्रिया दी को चुनौती देने जा रहे हैं। आदेश है। आयशा और खुशी खड़ी हो गई और रिया के पीछे चल पड़ी। यह मुद्रा वाकई में किसी अभियान पर जाने जैसी थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनका प्लान अनन्या और प्रिया के प्लान से टकराने वाला था। प्रिया, इसे भूल जाओ, मैं भी बड़ी बहन हूँ। साहिल के साथ ऐसा करना मैं वाकई थोड़ा। लिविंग रूम में नैना गुप्ता अभी भी ब्यूटी प्लांट को लेकर चिंतित थी। कपूर परिवार की सबसे बड़ी बहन के रूप में और कपूर एंटरप्राइजेज की प्रेसिडेंट होने के नाते वह कैसे खुलकर ऐसा कर सकती थी, और यह उनकी ठंडी शख्सियत से मेल नहीं खाता था। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या दी, दबाव मत लो। वास्तव में तुम्हें कुछ खास करना नहीं है, बस अपनी औरतपन दिखाना है। इतना आसान? अनन्या ने आश्चर्य से प्रिया की ओर देखा। तुम्हें लगता है कि यह कितना मुश्किल है? प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, ब्यूटी ट्रिक का मतलब है वह सब निम्न स्तर के तरीके हैं या जिनके पास खुद की कोई खासियत नहीं होती। तुम जैसी बेमिसाल सुंदरता अनन्या दी, बस और तपन दिखाओ। वहां जाओ और अपनी मौजूदगी से हजारों को मोह लो। क्या ये तुम्हारे आकर्षण को दिखाने के लिए काफी नहीं है? छोटी, तुम मुझे ऊंचा तमगा दे रही हो। अनन्या ने प्रिया के माथे पर हल्के से थपकी दी, लेकिन प्रिया के शब्दों ने उनके दिल को सुकून दिया। अनन्या दी, वास्तव में मैंने तुमसे साहिल पर ब्यूटी ट्रिक आजमाने को कहा। इसके और भी कारण हैं। प्रिया ने गंभीरता से अनन्या की ओर देखा और कहा, तुम्हारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को अब और टाला नहीं जा सकता। साहिल की मसाज तकनीक वाकई शानदार है। मेरी आंखों की बीमारी उसकी मसाज के बाद प्रभावी हो रही है। तुम्हारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पर भी निश्चित रूप से असर होगा। इस अवसर का लाभ उठाकर साहिल से अच्छी मसाज करवाओ। तुम चेक भी कर सकती हो और ज्यादा मेहनत किए बिना साहिल के राज जान सकती हो। प्रिया के शब्द सुनकर अनन्या ने अनजाने में अपनी गर्दन को छुआ। इन दिनों अनन्या का काम बहुत भारी था। गर्दन का दर्द फिर से शुरू हो गया था। अगर जैसा तुम कह रही हो तो मैं कोशिश करूंगी, अनन्या ने नर्म स्वर में कहा। हालांकि ज्यादा उम्मीद मत रखना। अगर साहिल जानबूझकर इस मुद्दे से बचता है तो मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी, उसे चिंता होने से रोकने के लिए। ठीक है, तुम बस संतुलन बनाए रखना। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में हम सिर्फ अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहते हैं। जाना हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा तुमने कहा, साहिल को अपने करियर में कोई समस्या आए, हम उसका हल निकाल सकते हैं। हाँ, अभी के लिए ऐसा ही करते हैं। जब वह वापस आए, मैं उससे मिलने जाऊंगी। बोलने के बाद अनन्या ने अपनी घड़ी की ओर देखा। लगभग 10 बजे बज गए। साहिल अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं उसे और दिया को कुछ हुआ तो नहीं? अनन्या ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाए और प्रिया की ओर देखा। प्रिया ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दिया को जानती हूँ। वह लड़की प्यार और नफरत में साहसी है। अगर उसे वाकई साहिल पसंद है तो वह कभी नहीं छिपाएगी। सचमुच ये थोड़ा दिलचस्प है। लेकिन अनन्या ने हल्के से मुस्कुराया। मीरा के बारे में सोचते हुए, अगर साहिल और दिया वाकई साथ हैं तो तुम्हें कैसा लगेगा? हैं? प्रिया स्तब्ध रह गई। अनन्या दी, तुम इतनी व्यस्त क्यों हो? हाँ ने बस यूं ही पूछा। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो। वैसे अगर रिया, खुशी और आयशा को पता चला तो उन्हें जरूर बुरा लगेगा। अनन्या ने भें उठाए। मुझे लगता है कि इन तीनों का साहिल के प्रति कुछ मतलब है, वरना वे हमसे कैसे टकराने की हिम्मत करती। सचमुच, प्रिया ने हिचकिचाते हुए कहा। उसी पल ऊपर से कदमों की आहट आई। रिया, खुशी और आयशा के साथ नीचे आए। तीनों का रुतबा बहुत था। अनन्या दी, प्रिया दी, हम तीनों को तुमसे कुछ कहना है। रिया अनन्या और प्रिया के सामने खड़ी हो गई, हाथ कमर पर रखे और कड़वाहट भरा चेहरा लिए। खुशी और आयशा रिया के दोनों ओर जैसे बाएं रक्षक हो खड़ी थी। प्रिया और अनन्या ने एक दूसरे की ओर देखा। ये तीनों फिर क्या पागलपन कर रही हैं? हमें कोई ऐठन नहीं है, रिया ने गंभीरता से कहा। हम अब एक सहमति पर पहुंच गए हैं। साहिल के मुद्दे पर हम तुम्हें चुनौती देने जा रहे हैं। प्रिया ने ये सुना, अनन्या की ओर देखा और मुस्कुराए। अनन्या दी, अब मुझे यकीन हो गया। अनन्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर रिया की ओर देखा।
रिया, क्या तुम्हारी चोट ठीक हो गई और तुम दर्द भूल गई? मुझे कोई आपत्ति नहीं। प्रिया ने अपनी कलाइयां घुमाई और खड़ी हो गई। रुको, रिया ने जल्दी से प्रिया को रोका। हालांकि उसने मजबूत रवैया दिखाया, लेकिन अनन्या और प्रिया का सामना करने में वह अभी भी डरी हुई थी। हम सभी सम्मानित लोग हैं, हमेशा हाथ पैर क्यों चलाएं? हम शांतिपूर्ण तरीके से टकराव को हल कर सकते हैं। ओ, प्रिया ने रिया की ओर देखा। दिलचस्प है, बता तुमने फिर क्या सोचा? भूतिया विचार क्या? मेरा तरीका बहुत निष्पक्ष और उचित है। अनन्या दी, प्रिया दी, पहले से कह दूं, जो हारेगा उसे हार माननी होगी। रिया ने आगे बढ़कर कहा, बकवास मत कर। अनन्या ने आंखें घुमाई। तुम्हारा विचार क्या है? जल्दी बता। तो मैं कहती हूँ। रिया के होठों का कोना हिला और उसने अपने छोटे टाइगर दांत दिखाए। अनन्या दी, प्रिया दी, हमारी टकराव की जड़ साहिल में है ना? ऐसे में हम आपस में लड़ने से क्या फायदा? चुनने का अधिकार साहिल के पास है। साहिल जिसे चुने वही उसके कमरे में जा सकती है। तुम कहना क्या चाहती हो? प्रिया ने असहाय होकर कहा, क्या तुम सीधे बोल सकती हो? ठीक है, सीधे बोलती हूँ। रिया ने सिर हिलाया। मेरा विचार ऐसा है, हम पांचों प्रत्येक को 1 घंटा अलग साहिल के कमरे में जाना है। जब पांचों बाहर आए तो साहिल से स्कोर देने को कहें। जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वही जीतेगी और साहिल के कमरे में जाने का समय तय करने का अधिकार होगा। हारने वाले को उसकी बात माननी होगी। अनन्या दी, प्रिया दी, तुम्हें क्या लगता है? अनन्या और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था। रिया का तरीका यह वही है जो हमने चर्चा किया था। ये छोटी लड़की के पास काफी दिमाग है। क्या ये जागरूक हो गई है? अनन्या दी, प्रिया दी, क्या तुम हमारी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रही हो? रिया ने फिर से उकसाया, देखकर कि अनन्या और प्रिया चुप थी। अगर तुम हिम्मत नहीं करती तो तुम अनन्या दी और प्रिया दी की पहचान खो दोगी। बिल्कुल, खुशी और आयशा ने मदद की। अगर तुम हिम्मत नहीं करती तो तुम हार मान लो। यो, प्रिया की खूबसूरत आंखें से कुड़ी, तुम लोग वाकई काबिल हो। मेरे और अनन्या दी को चुनौती देने की हिम्मत की। खुशी, आयशा, प्रिया की चमड़ी मोटी है, उसे मार से डर नहीं लगता। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हम खुशी और आयशा ने प्रिया की तेज नजर और आस्तीनें देखी। फिर से थोड़ा डर गई। रिया जल्दी से खड़ी हो गई। प्रिया दी, उन्हें डराओ मत। हमने सहमति बना ली है। तीसरी बहन और आयशा अब तुमसे नहीं डरेंगी। बस एक शब्द दो, हमारी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत है। हाँ, मुझे क्या डरना? प्रिया ने हंसी। अनन्या की ओर मुड़कर, अनन्या दी, क्या तुम इन 3 छोटी लड़कियों से डर रही हो? लगता है उन्हें पारिवारिक नियम सिखाने का समय है। अनन्या ने हल्के से कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करती हूँ, लेकिन दांव को और बढ़ाना होगा। अगर हम जीत गए तो तुम तीनों की 6 महीने की पॉकेट मनी काट ली जाएगी और 6 महीने तक हर दिन पूरे काम के घंटे सुबह 9 बजे से शाम 5 तक बिना देर या जल्दी जाने के। इसके अलावा अगले 6 महीनों में मैं एक बहुत सख्त योजना बनाऊंगी। अगर तुम इसे पूरा नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें विदेश पढ़ाई के लिए भेज दूंगी। हिम्मत है? खुशी ने ये सुना, उसने जीभ निकाली। दांव थोड़ा ज्यादा है। अगर डर लग रहा है तो दांव मत लगाओ। अनन्या ने कंधे उचकाए। रिया ने दांत पीसे। ठीक है, हम दांव लगाते हैं, लेकिन हमारी भी शर्तें हैं। अगर हम जीत गए तो अनन्या दी हमें 6 महीने की छुट्टी देंगी और पॉकेट मनी 2 गुनी करेंगी। सौदा पक्का? अनन्या ने खुशी से सहमति दी। बच्चे को छोड़ने की हिम्मत नहीं तो भेड़िया नहीं पकड़ सकते। पॉकेट मनी छोड़ने की हिम्मत नहीं तो साहिल को नहीं पा सकते। हमने कड़ा दांव लगाया। ठीक है, इसे सुलझा लो। मैं वापस आ गया। उसी पल साहिल ने दरवाजा खोला। वह लिविंग रूम में आया। जैसे ही वह लिविंग रूम में पहुंचा, पांचों बहनों ने उसे घोड़ा। उनकी नजरें ऐसी थी जैसे उसे बांट लेना चाहती हो। साहिल स्तब्ध रह गया। कुछ सेकंड बाद उसने अजीब ढंग से मुस्कुराया। शायद मैं गलत समय पर वापस आया। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाता हूँ। बाय। साहिल घर लौटा। पांचों बहनों को लिविंग रूम में एकत्र देखा। माहौल बहुत ठंडा था, जैसे बारूद की गंध से भरा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, पांचों की नजरें उस पर गलत थी। बुरा हुआ, इसमें जरूर कुछ है और शायद यह मेरे बारे में है। पहले निकल लेते हैं। मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ काम है। मैं पहले जाता हूँ। बाय। कहकर साहिल ने सिर घुमाया और भागने वाला था। रुक। साहिल का दाया पैर अभी उठा भी नहीं था कि पांचों बहनों ने एक साथ चिल्लाया, अनन्या दी, इतनी रात को? क्या बात है? साहिल ने अनन्या से पूछा, जो दरवाजा खोलकर दरवाजे पर खड़ी थी। पता नहीं भ्रम था या नहीं। साहिल को अनन्या की खूबसूरत आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी दिखी। हालांकि उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। क्या मेरा स्वागत नहीं है? अनन्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? साहिल ने मुस्कुराकर सिर खुजाया। अनन्या दी, आप कभी भी मेरे पास आ सकती हैं जब चाहें। कितनी मीठी बातें। फिर मुझे अंदर नहीं बुलाएंगे? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। साहिल चौंक गया। कौन सा समय खत्म हो रहा है?
अरे मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारे कमरे में ज्यादा देर नहीं रह सकती। अनन्या ने देखा कि वह लगभग चूक गई थी, जल्दी से समझाया। बेशक अनन्या की प्रतिक्रिया के आधार पर साहिल कुछ समझ नहीं पाया। साहिल को बस लगा कि आज की अनन्या थोड़ी अजीब थी, हमेशा की तरह नहीं। हाँ, तो जल्दी अंदर आ जाओ। साहिल ने रास्ता छोड़ा और अनन्या को कमरे में आने दिया। कमरे में प्रवेश करने के बाद अनन्या ने पहले चाय की मेज की ओर देखा, फिर उसने ध्यान बिस्तर पर लगाया। कुछ सेकंड सोचने के बाद आखिरकार वह बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। साहिल ने अनन्या को बिस्तर के पास बैठे देखा, वह फिर से स्तब्ध रह गया। अब उसे लगभग यकीन हो गया था कि अनन्या के साथ कुछ गड़बड़ है। तुम खड़े क्यों हो, आकर बैठो, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह ठीक है। साहिल ने सिर हिलाया और चाय की मेज की ओर बढ़ा। आधे रास्ते में ही अनन्या ने उसे रोक दिया। साहिल, मेरे पास बैठो, अनन्या ने अपने बगल की सीट पर थपथपाया। ठीक है, साहिल ने सिर कुजाया, फिर चलकर अनन्या के पास बैठ गया। दोनों बहुत संयमित ढंग से एक दूसरे के बगल में बैठे। दोनों में से किसी ने पहले बात नहीं की। माहौल बहुत अजीब था। अनन्या ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह बहुत परेशान थी। उसे वाकई नहीं पता था कि इस ब्यूटी ट्रिक को कैसे इस्तेमाल करना है। प्रेसिडेंट के रूप में उसे क्या करना था, बस इशारा करना था और कोई काम कर देता था। उसे किसी तरह के तरीके की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी इसके बारे में नहीं सोचा था और अब उसका निशाना उसका छोटा भाई था। वह थोड़ा अभिभूत थी और साहिल ने बात नहीं की क्योंकि वह देखना चाहता था कि अनन्या क्या सोच रही है। साहिल ने अनुमान लगाया कि यह बात जरूर उसकी लग्जरी मोटर्स शोरूम और स्टारलाइट प्रोडक्शंस की खरीद से संबंधित होगी। उसने सोचा कि वह स्थिति के अनुसार जवाब देगा, चाल को चाल से जवाब देगा। हालांकि साहिल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनन्या उस पर ब्यूटी ट्रिक आजमाने वाली थी। ये चुप्पी कुछ मिनटों तक रही। साहिल को 2 उपहार बैग मिले और उसी समय अनन्या को भी ब्यूटी स्किन का इनाम मिला। बेशक अनन्या ने खुद इसे नोटिस नहीं किया। साहिल जितना बैठा उतना ही अजीब महसूस करने लगा। 2 मिनट और बीतने के बाद वह और सहन नहीं कर सका। फिर उसने पूछा, अनन्या दी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं, या आप मुझे किसी खास वजह से ढूंढ रही हैं? ओह, मेरे पास कोई खास बात नहीं है। अनन्या का चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से कहा, तुम 2 दिन से घर आए हो और मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं था, तो मैंने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाकर तुमसे दिल की बात कर लूं। तो ये दिल से दिल की बात थी। साहिल ने राहत की सांस ली। अनन्या दी, आप क्या बात करना चाहती हैं? जो चाहे मैं कर सकता हूं। साहिल ने सोचा कि जब तक अनन्या उससे खरीद के बारे में नहीं पूछती वह बाकी सब कुछ बात कर सकता है, और अनन्या जितनी देर कमरे में रहती साहिल का इनाम उतना ही मशहूर होता। वह ऐसा क्यों ना करे, मुझे नहीं पता कि तुमसे क्या बात करनी है, अनन्या ने सोचा। कहा, क्यों ना तुम अपने बचपन के बारे में बताओ। बचपन की बात? साहिल ने मुस्कुराया, इसमें बात करने लायक क्या है? बचपन में मैं स्कूल जाता था और क्या कर सकता था, खेलना। हाँ, मेरा मतलब है क्या तुम्हारे बचपन में कोई अच्छे खेलने वाले दोस्त नहीं थे? अनन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। साहिल ने ये सुना, वह हंसते हुए बोला, अनन्या दी, तुम मेरे कमरे में मुझे दुखी कर रही हो। मेरे बचपन में वाकई कोई खेलने वाला दोस्त नहीं था। तुम्हें शायद नहीं पता, मैं बचपन में बहुत अच्छा था। ग्रेड्स अच्छे थे, मैं बहुत अच्छा था। दूसरे माता पिता अपने बच्चों की तुलना मुझसे करते थे। मैं बचपन में काफी अल्पथलग था। हैं? अनन्या चौंक गई। ऐसी बात भी है? हाँ, इसलिए बहुत अच्छा होने में भी कोई बुराई नहीं है। साहिल ने असहाय होकर कहा, वाकई उत्कृष्ट होने में न केवल बहुत दबाव होता है बल्कि बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। अनन्या ने आह भरी, वह भी इस बात से बहुत प्रभावित थी। फिर तो तुम्हारे कोई खेलने वाले दोस्त नहीं थे? अगर ढूंढना ही हो तो वाकई एक था। साहिल ने सोचा, बचपन में मेरे घर के सामने एक छोटी लड़की थी जो मेरे साथ बहुत अच्छी थी। हम अक्सर साथ खेलते थे और वह मुझे बाहर नहीं करती थी। हम स्कूल जाते और स्कूल से आते हम हमेशा साथ होते थे। अनन्या ने ये सुना, वह मुस्कुराई और बोली, ओह, तो ये बचपन की दोस्त थी। हाय, ये बचपन की दोस्ती नहीं थी। जब मैं पैदा हुआ तब वह चली गई थी और मैंने उसे अब तक नहीं देखा। सच कहूं, मुझे ये भी याद नहीं कि वह कैसी दिखती थी या उसका नाम क्या था। बस एक धुंधली याद है। साहिल ने आह भरी, बिल्कुल कोई छाप नहीं? अनन्या ने पूछा, थोड़ा धुंधला है। उसका नाम शायद नेहा था। हाय, मुझे वाकई याद नहीं। मुझे लगता है कि अगर वह मेरे सामने खड़ी हो तो भी मैं उसे नहीं पहचानूंगा। साहिल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ओह, ये तो अफसोस की बात है, अनन्या ने जवाब दिया और फिर चुप हो गई। साहिल को भी नहीं पता था कि क्या कहना है। वह चुपचाप बैठा रहा। 1 मिनट सेकंड समय बीतता गया। अनन्या थोड़ा बेचैन हो गई। उसके पास केवल 1.5 घंटा था। अगर समय खत्म हो गया तो रिया को बारी मिलनी थी। मूल रूप से रिया ने 1 घंटा बुक किया था, लेकिन अनन्या के आने से ठीक पहले प्रिया और रिया ने मोलभाव किया, ये कहते हुए कि रिया के पास 3 लोग हैं और उनके पास 3 घंटे का समय हो सकता है। यह उनके लिए उचित नहीं था।
इसलिए प्रिया ने 1.5 घंटा और मांगा। अब 20 मिनट बीत चुके थे। अनन्या को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। वह बेचैन क्यों ना होती। एक पल सोचने के बाद अनन्या ने दांत पीसे। मुझे परवाह नहीं कि कोई रास्ता है या नहीं, मैं बस करूंगी। ये सोचकर अनन्या ने अपना हाथ उठाया और पंखा चलाया। हाय साहिल, तुम्हारे कमरे में एयर कंडीशनर चालू नहीं है, इतनी गर्मी क्यों है? साहिल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने दीवार पर सेंट्रल एयर कंडीशनर की ओर देखा। ये चालू है। अनन्या दी, क्या आपको गर्मी लग रही है? हाँ, थोड़ा गर्म है, अनन्या ने बोलते हुए अपने कंधे हिलाए। अनन्या ने एक छोटा काला शोल्डर पहना था जिसमें अंदर सफेद सस्पेंडर था। जब उसने कंधा हिलाया तो छोटा कोट नीचे सरक गया जिससे उसके बेदाग सफेद कंधे दिखने लगे। ये दृश्य साहिल ने कुछ भी मिस नहीं किया, सब कुछ उसकी नज़र में था। उसने आश्चर्य से अनन्या की ओर देखा और उसकी धड़कन थोड़ी तेज हो गई और अनन्या का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। वह अपने हाथों से पंखा चलाती रही, जैसे वाकई बहुत गर्मी हो। क्या वाकई सिर्फ गर्मी है, जानबूझकर तो नहीं? साहिल कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रहा, अजीब ढंग से मुस्कुराया। शायद तापमान ज्यादा है, मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, जाओ, अनन्या ने सिर हिलाया। ठीक है। साहिल खड़ा हुआ, रिमोट ढूंढा और सेंट्रल एयर कंडीशनर का तापमान कम कर दिया, हवा को भी थोड़ा तेज कर दिया। अनन्या दी, अब ठीक है? साहिल ने मुड़कर पूछा। अभी भी गर्मी है। अनन्या का चेहरा हल्का लाल था। शायद मैंने ज्यादा कपड़े पहने हैं, मैं अपनी वेस्ट कोट उतार देती हूँ। कहते हुए अनन्या ने हाथ बढ़ाया और अपनी वेस्ट कोट उतार दी। अब वह केवल टाइट सस्पेंडर पहने थी। साहिल ने ये देखा, उसके हाथ में रिमोट लगभग गिर गया। छोटी सफेद त्वचा दिख रही थी, उसकी दोनों जेड भुजाएं पानी की तरह थी और सबसे महत्वपूर्ण उसका सी परिधि गुल्लू। साहिल ने लार नीली और सोचा, अनन्या दी, क्या आप वाकई मुझसे दिल की बात करने आए हैं? मुझे क्यों लगता है कि आप मुझे लुभाने आए हैं। अध्याय 61। साहिल, अनन्या दी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। अनन्या के वेस्ट उतारने के बाद कमरे का माहौल कुछ हद तक स्पष्ट हो गया। साहिल का छोटा दिल धड़क रहा था, उसे वाकई समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या क्या करने वाली थी। लेकिन एक बात निश्चित थी कि अनन्या निश्चित रूप से केवल बात करने के लिए नहीं आई थी। हाय छोड़ो, जो करना है करो, साहिल ने अपने दिल में आह भरी। उसने रिमोट लिया और चुपके से तापमान को वापस सामान्य कर दिया। अनन्या ने कहा कि गर्मी है, यह जरूर झूठ है, वह अब इतने कम कपड़े पहने हैं। अगर कमरे का तापमान बहुत कम रहा तो उसे जुकाम हो जाएगा। साहिल ऐसा नहीं चाहता था। हैं? अनन्या एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने नोटिस किया कि साहिल ने तापमान को फिर से वापस कर दिया। साहिल के विचारों का अनुमान लगाते हुए अनन्या को दिल से सुकून मिला। मेरा छोटा भाई बहुत ध्यान रखने वाला है और दयालु है। यह एक गमजोशी भरा इंसान है। जो कोई भी मेरे भाई से शादी करेगी वह खुश रहेगी। हाँ, भाई का दुलार होना वाकई अच्छा लगता है। अनन्या परिवार की बड़ी बहन है, अब वह घर की रीढ़ है। न केवल उसे कपूर एंटरप्राइजेस को संभालना है, उसे अपनी माँ और 3 छोटी बहनों की देखभाल भी करनी है। उसके पास खुद की देखभाल के लिए समय नहीं है। ये बात इस तथ्य से देखी जा सकती है कि अनन्या कभी मास्क नहीं लगाती। ऐसा नहीं कि वह मास्क नहीं लगाना चाहती, बल्कि उसके पास वाकई समय या मन नहीं है। अब साहिल की देखभाल से अनन्या को वाकई बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि साहिल के साथ होने से भविष्य में उसका तनाव कम होगा। साहिल, आकर बैठो। अनन्या ने साहिल की ओर हाथ हिलाया। उसके चेहरे की मुस्कान और भी मीठी और नर्म हो गई। हाँ, ठीक है। साहिल ने सिर हिलाया और फिर से अनन्या के पास बैठ गया। अनन्या ने साहिल की ओर देखा, उसकी खूबसूरत आंखों में चमक थी। उसे अचानक लगा कि साहिल बहुत हैंडसम और आकर्षक है और उसमें एक बहुत मजबूत मर्दाना आकर्षण है। साहिल की शक्ल में इतने फायदे हैं, मैंने पहले क्यों नहीं देखा? साहिल का ध्यान इतना सटीक नहीं है। हाय! उसी पल अनन्या ने देखा कि साहिल के माथे पर एक टूटा हुआ बाल है और उसने अपना ज़ैद हाथ बढ़ाया साहिल के पास। साहिल ने अनजाने में पीछे हटने की कोशिश की। अनन्या दी, आप क्या कर रही हैं? हिलना मत। अनन्या ने साहिल का हाथ पकड़ा और धीरे से उसके माथे से टूटा हुआ बाल हटाया। एक बाल था, अब ठीक है। इतनी छोटी बात मैं खुद कर लेता। लेकिन अनन्या दी को परेशान करना पड़ा। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी आंखें झपकाते हुए, तुम मेरे भाई हो और तुम्हारी कोई भी देखभाल मेरे लिए परेशानी नहीं है। बस इसे अच्छे से स्वीकार करो, समझे? हाँ, समझ गया। साहिल ने हंसते हुए कहा, दुलार करने वाली बहन का होना अच्छा है। हाँ, तुम्हारी बातें मीठी हैं। अनन्या ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया। साहिल की गाल को चुटकी लेने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही उसने अपना शरीर मोड़ा, वह अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर थोड़ा दर्द था। अनन्या दी, आपको क्या हुआ? साहिल ने चिंता से पूछा। अनन्या ने अपना हाथ उठाया और अपनी सर्वाइकल हड्डी को छुआ। कुछ नहीं, पुरानी समस्या परेशान कर रही है, शायद ज्यादा देर हो गई।
साहिल ने ये सुना, उसने नाराजगी में अपना माथा पीटा। मेरी बुद्धि को देखो, प्रिया दी ने पहले बताया था कि आपको सर्वाइकल की समस्या है और आपने मुझे खासतौर पर मसाज के लिए समय बदलने को कहा था। मैं इतना भुलक्कड़ हूँ, मैं वाकई भूल गया। अनन्या दी, आप बिस्तर पर लेट जाए, मैं आपको मसाज देता हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अनन्या ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, मैं साहिल की जादुई कला के बारे में पहले से जानती थी, मैं आज इसका आनंद लूंगी। हाँ, ऐसा लगता है कि अगर मैं अनन्या दी को मसाज ना दूं, अनन्या दी को भविष्य में असहजता होगी। आइए मेरे पास, साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने कहा फिर मुझे परेशान मत करना। कैसे परेशान करूंगा? साहिल खड़ा हुआ। अनन्या दी, आप लेट जाए। हाँ, अनन्या ने सिर हिलाया, सीधे बिस्तर पर लेट गई। साहिल ने ये देखा, वह स्तब्ध रह गया। अजीब ढंग से सिर खुजाते हुए उसने अनन्या से बगल में लेटने को कहा ताकि वह बिस्तर के पास खड़े होकर मसाज कर सके, लेकिन अनन्या सीधे लेटी रही। अगर वह बिस्तर पर नहीं चढ़ता तो वह मसाज नहीं कर सकता था। न केवल उसे बिस्तर पर चढ़ना था बल्कि उसे अनन्या के शरीर पर सवार होना था। इससे वह बहुत शर्मिंदा था। हालांकि अब अनन्या से स्थिति बदलने के लिए कहना बहुत अजीब लग रहा था। साहिल कुछ सेकंड हिचकिचाया, फिर दांत पीसे, ठीक है, मैं अनन्या दी को मसाज करने के लिए कोई और विचार नहीं रखता। बिस्तर पर उसने अपने पैरों को बाएं अलग किया और अनन्या की कमर पर सवार हो गया, लेकिन उसने अनन्या के साथ कोई सीधा शारीरिक संपर्क नहीं किया। बिस्तर पर लेटी अनन्या ने साहिल की गर्मी महसूस की और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। बेशक वह जानती थी कि साहिल ने उसे बगल में लेटने के लिए खड़े होने को कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे कारण अनन्या भी बहुत उलझन में थी। ये कहना कि वह अपनी ब्यूटी ट्रिक का इस्तेमाल कर रही थी, ऐसा लगता है कि यह इतना शुद्ध नहीं था। इसके अलावा अनन्या साहिल के साथ इन गर्मजोशी भरे पलों का आनंद लेना चाहती थी और इस विचार ने उसे और भी शर्मिंदा कर दिया। अनन्या दी, मैं शुरू करता हूँ। शुरुआत में थोड़ा दर्द हो सकता है, कृपया सहन करें, साहिल ने नर्म स्वर में कहा, अपना सिर तकिए में दबाकर। अनन्या का चेहरा पहले से ही एक पका हुआ सेब था। साहिल अब अनन्या का चेहरा नहीं देख सकता था। उसने अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित की और अनन्या की मसाज शुरू कर दी। सर्वाइकल मसाज एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। कंधों से शुरू होती है और कंधों की मांसपेशियों, नसों और रक्त को सक्रिय करती है। फिर सर्वाइकल हड्डी की ओर बढ़ती है, क्योंकि कंधे की नसें और रक्त सर्वाइकल हड्डी से गहराई से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों को कंधे में दर्द होता है। साहिल ने अपनी कलाई घुमाई और अपनी उंगली को अनन्या के सुगंधित कंधे पर रखा। अनन्या की मांसपेशियों को आराम देने और रक्त को सक्रिय करने के लिए तैयार, और जैसे ही उसने जोर लगाया अनन्या का शरीर अचानक कांप उठा और साहिल ने जल्दी से पूछा, अनन्या दी, क्या ये दर्दनाक है? अनन्या ने अपनी भौहें कसकर सिकुड़ी और दांत पीसे, ठीक है, दर्द नहीं है, तुम जारी रखो। हालांकि अनन्या ने मौखिक रूप से इसे समझाया, साहिल को दिल से पता था उसे दर्द हो रहा है। अनन्या दी की सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस थोड़ी गंभीर है। अगर यह हल्की सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती तो ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती। लगता है प्रिया दी की चिंता सही थी। अगर अनन्या दी की बीमारी को और टाला गया तो गंभीर समस्याएं होंगी। ये सोचकर साहिल ने एक विचार किया, सिस्टम मेरी मदद करो और अनन्या दी के इनाम को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के इलाज में बदल दो। ठीक है होस्ट, बस ध्यान केंद्रित करें। हाँ, साहिल ने सिर हिलाया और फिर अनन्या से कहा, अनन्या दी, मांसपेशियों को आराम देने और रक्त को सक्रिय करने की प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक है, आप थोड़ा सहन करें, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, साहिल आगे बढ़ो, अनन्या ने नर्म स्वर में कहा। तो मैं शुरू करता हूँ अनन्या दी, बस आराम करें, साहिल ने आग्रह किया। मसाज जारी रखी। इस बार वह नहीं रुका। मांसपेशियों को आराम देने और रक्त को सक्रिय करने की प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जा सकता। अगर बाधित हुआ तो फिर से शुरू करना पड़ता। हालांकि अनन्या को अब बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन ये केवल एक बार है। अगर मसाज के लिए रुक गया उसे कई बार दर्द सहना पड़ता। साहिल ने अपना ध्यान केंद्रित किया और उसकी उंगलियां अनन्या के कंधों पर नाचने लगी। उसकी तकनीक बहुत पेशेवर थी। उसने अपनी उंगलियों को, हथेलियों और हाथ के पिछले हिस्से का उपयोग किया। ये सारी गतिविधियां सहज और प्रवाहमय थी। आमतौर पर कोई रुकावट नहीं थी और ताकत बिल्कुल सही थी। समय बीतने के साथ अनन्या के कंधों का रक्त और नसें धीरे धीरे खुलने लगी। उसकी भी, जो पहले कसकर सिकुड़ी हुई थी, अब खुल गई। अनन्या के चेहरे से साफ पता चल रहा था अब उसे उतना दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि उसे हल्का सुन्नपन महसूस हो रहा था। धीरे धीरे एक गर्माहट का प्रवाह आया। अनन्या ने राहत में करा उठी। हम आरामदायक है साहिल, तुम्हारी तकनीक वाकई अच्छी है, कंधों पर और थोड़ा जोर दो। हाँ, ऐसे ही। अनन्या की आरामदायक राह सुनकर साहिल का चेहरा लाल हो गया। उसने सोचा, अनन्या दी, क्या आप थोड़ा संयम रख सकती हैं? मैं इसे सहन नहीं कर सकता। स्वाभाविक रूप से अनन्या को नहीं पता था कि साहिल क्या सोच रहा है। वह पूरी तरह से आरामदायक मसाज में डूबी हुई थी। बहुत अच्छा है साहिल, क्या तुम अब से हर दिन अनन्या दी को मसाज दोगे? अनन्या दी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं।
मुझे पसंद करती हैं। साहिल चौंक गया। क्या ये सच है? अध्याय 62। क्या वे गलती से चिंगारी भड़का देंगे? अनन्या दी, आपने अभी क्या कहा? साहिल ने अपने भीतर की उत्तेजना को दबाते हुए धीरे से पूछा। हम बहुत अच्छा। अनन्या ने अपनी आंखें हल्के से बंद की। उसका सिर तकिए पर टिका था। उसका चेहरा पूरी तरह से सुकून से भरा था। ऐसा लग रहा था कि उसने साहिल की बात सुनी ही नहीं। साहिल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और आगे नहीं पूछा। वह समझ गया कि अनन्या अब पूरी तरह से उसकी मसाज में डूबी हुई है। अब दोबारा पूछने का समय नहीं है, जब तक उसकी आवाज इतनी तेज ना हो कि अनन्या को जगा दे। लेकिन साहिल ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने अनन्या के चेहरे पर ताजगी भरे लुक को देखा। उसे उपलब्धि का एहसास हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह इस अवस्था में अनन्या को बाधित नहीं करना चाहता था। अभी की अनन्या नर्म, सुखद, संवेदनशील और शांत थी। यह एक पत्नी की भूमिका की तरह थी। साहिल ने अनन्या को इस तरह देखा और उसका दिल पूर्णता और यहाँ तक की आशा से भरा था। ये पल लंबे समय तक चल सके। अनन्या दी, आपने जो अभी कहा वह सच है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे भविष्य में सच कर दूंगा। क्योंकि आपने मुझे अपना भाई माना तो आप किसी और की नहीं होंगी। बुदबुदाहट में साहिल के होठों का कोना हल्के से उठा। उसकी काली आंखों में एक बहुत दृढ़ चमक थी। मसाज गहराई में जारी रही। साहिल और अनन्या दोनों इस गर्मजोशी भरे अस्पष्ट माहौल में डूबे हुए थे। दोनों में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। कमरे के दरवाजे पर 3 छोटे सिर पूरी कोशिश कर रहे थे चुपके से झांकने की। कोई आवाज क्यों नहीं है? अभी तो मैं उन्हें बात करते सुन रही थी। रिया ने भी सिकुड़ी और अपने कानों को दरवाजे की दरार से जितना हो सके चिपकाया। जब साहिल ने दरवाजा बंद किया था तो उसने दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं किया था। एक सुई की नोक जितनी दरार छोड़ दी थी। हालांकि उस दरार से कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन इससे रिया को चुपके से सुनना आसान हो गया था। रिया, क्या हम वाकई ऐसा करना ठीक है? अगर अनन्या दी को पता चला तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। खुशी ने चिंता से कहा। तीसरी बहन, क्या तुम इतनी डरपोक होना बंद कर सकती हो? रिया ने असहाय होकर आंखें घुमाई। हमने अपने दांव में यह नहीं कहा था कि हम चुपके से नहीं सुन सकते। यहाँ तक कि अगर अनन्या दी को पता चला तो क्या जब हम थोड़ी देर में अंदर जाएंगे मैं उन्हें चुपके से सुनने दूंगी? खुशी ने कड़वाहट से मुस्कुराया। काश यह इतना आसान होता। शे, चुप करो, मुझे फिर से कुछ हलचल सुनाई दे रही है। सबसे नीचे बैठी आयशा ने चुप रहने का इशारा किया और फिर अपने कान को दरवाजे की दरार से कसकर चिपकाया। रिया ने जल्दी से खुशी को दबाया और उसे बोलने से रोका। उसने आयशा की ओर देखा। तुमने क्या सुना? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। आयशा ने भी सिकुड़ी। आज का कहानी का सफर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कारनामों के साथ।